बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आपको खुश आमदीद। कुछ सुबह जो होती हैं, कुछ दिन बहुत भारी होते हैं जब आपको यह एहसास होता है कि आपके प्यारे जो हैं शायद वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको गर्दिश रोज़गार चलाते रहने के लिए आना पड़ता है और आप लोगों के साथ बात भी करनी पड़ती है और अपना काम, अपनी जॉब जो है एज़ इट इज़ लेकर चलनी पड़ती है। आज कुछ ऐसा ही दिन है मेरे लिए। मेरे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अपने इस शो का आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहली ख़बर जो है वो एक तस्वीर के बारे में है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वायरल कर रही है और वो तस्वीर है खाना काबा की और स्पेस से ली गई ये तस्वीर है। और इस तस्वीर को देखते हुए एहसास होता है कि वो जो हम कहानियाँ सुना करते थे ना कि स्पेस से बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं, अब वो एक प्रूफ के साथ भी हमारे पास मौजूद है। हालांकि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह की तस्वीर हम सामने आई हो, लेकिन ये लेटेस्ट तस्वीर है जो नासा के एक एस्ट्रोनॉट, साइंसदान और फोटोग्राफर की तरफ से शेयर क्या बात है, खूबसूरत तस्वीर है और इसकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ मुसलमान इस पर डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है कि ये खूबसूरत मंजर जो है वो देखने लायक है। तो ये मंजर जो है वो खला से लिया गया है इसकी तस्वीर और खाना काबा किसी हीरे की मानद लोग इसको कह रहे हैं और जो जिसने तस्वीर ली है उन्होंने अपनी ट्वीट में भी लिखा है कि जैसे कोई हीरा चमक रहा होता है वैसे खाना काबा जो है वो इसमें चमक रहा है। डॉन पेटिट नाम है इन एस्ट्रोनॉट का जिन्होंने ये शेयर किया और बहुत ही खूबसूरत ये मंजर है और ये ब्राइट स्पॉट जो है उन्होंने लिखा है बाकायदा तौर पर कि ये बिल्कुल ब्राइट स्पॉट जिसको हम अपने अल्फाज में कह सकते हैं, उर्दू में कह सकते हैं, हीरे की मानद चमकता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत मंजर है और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसी तस्वीर देखते हैं ना, तो आपके दिल को एक अजीब सी खुशी भी महसूस होती है। अगली खबर भी मुक़द्दस सरज़मीन से ही है और मदीना मुनव्वरा से है जहाँ पर बारिश हुई है और बारिश के बहुत ही खूबसूरत मनाजिर जो हैं वो हमेशा की तरह कोई ना कोई वहाँ पर जब हाजी गया हो या मकामी लोग गए हों तो वो कैमरे की आंख में महफूज कर लेते हैं और हम लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। होता ये है ना कि यूजुअली बड़ी कम बारिशें होती हैं, लेकिन अब चूँकि मौसम जो है वो ग्लोबली चेंज हो रहा है और सऊदी अरब में बड़ी फ्रीक्वेंटली बारिशें जो एक ज़माने में नहीं हुआ करती थी तो वो हो रही हैं और ये मनाजिर बड़े खूबसूरत हैं। मदीना मुनव्वरा आपको पता है कि कंपैरेटिवली एक ठंडा एरिया है मक्का की निस्बत और जो सऊदी अरब के इलाके हैं उनकी निस्बत, तो यहाँ पर अब जो यहाँ पे भी सर्दी चल रही है तो खुनकी थोड़ी सी बढ़ गई है और इबादत का भी आपको पता है ना मज़ा वो डबल हो जाता है जब आपको इतना खूबसूरत मौसम और इतने अच्छे नज़ारे देखने में कुछ मौके ऐसे होते हैं जब मैं टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही शुक्रगुजार होती हूँ और स्पेशली फ़ोन्स और फ़ोन्स के अंदर जो कैमरा लगा होता है कि हम मेरे जैसे लोग जो अभी तक जा नहीं सके मुक़द्दस सरज़मीन पर वो इन वाक़यात को देख भी पाते हैं और इन लम्हात को कुछ वक्त के लिए जी भी पाते हैं, जैसा कि अभी हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। और जब मुक़द्दस सरज़मीन हो, इस तरह का मंजर हो, बारिश को वैसे ही कहा जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है, तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है ना वो मुक़द्दस सरज़मीन के साथ ही आता है यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, वहाँ से है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। जहाँ पर बर्क़ रफ्तार हाईवे पर ट्रैफिक बहुत तेज़ी से जारी और सारी थी लेकिन दरमियान में गिर गया अमाराती परचम और उसको उठाते हुए एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना उनके बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं। इनका नाम है जी ताहिर अमीन और आपको पता है कि हाईवे पे गाड़ियाँ कितनी स्पीड में जा रही होती हैं, कितनी बर्क़ रफ्तार होती हैं, लेकिन इस बंदे ने थोड़ी करेज दिखाई, नहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा करेज दिखाई है। उसने जाकर वो परचम उठाया है, फिर उसको लाकर चूमा है परचम को, फिर उसने अपना एक वीडियो स्टेटमेंट भी उसका सामने आया। उसने कहा, उसने एक बात तो की कि भाई ये तो कोई पाकिस्तानी कर सकता था इस तरह का काम, और दूसरा उसने कहा कि बिल्कुल मैंने वैसे ही किया है जैसे हम अपने परचम का एहतराम करते हैं और उठाकर ज़मीन से जब उसको चूमते हैं तो वो भी मुझे अपने परचम जैसा ही लगा, तो वो इसलिए मैंने कहा परचम का जो एहतराम है वो लाजमी होना चाहिए, तो उसने उठाकर उसको चूमा, जो बड़ा अच्छा जेस्चर है। वैसे बड़ी हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, पाकिस्तानी ओवरसीज़ में ऐसे कर रहे हैं ये चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। यूएई में तो अक्सर ही पाकिस्तानी कभी किसी के कोई पैसे गुम गए वो वापस कर रहे होते हैं, गोल्ड गुम गया वो वापस कर रहे होते हैं, तो ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं बाहर। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो देखी है पाकिस्तानियों के अंदर, चाहे वो मुल्क से बाहर हों या मुल्क के अंदर भी हों, जब भी किसी मुल्क के झंडे की बात आती है, परचम की बात आती है, तो वी आर ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल और होना भी चाहिए, क्योंकि झंडा जो है किसी भी मुल्क की पहचान, शनाख्त होता है, उसके इत्तेहाद को सामने लेकर आ रहा होता है, या फिर समटाइम्स खुददारी की भी अलामत होता है कि दुनिया के साथ मिलकर तो हम चल ही रहे हैं लेकिन हम अपनी एक शनाख्त भी रखते हैं।
तो हम सब पर फ़र्ज़ है, चाहे वो भारत का ही झंडा क्यों ना हो, उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि हमें ये नज़र जो अपने पड़ोसी मुल्क है उनके अंदर कम नज़र आता है, लेकिन फिर भी हम अपना रवैया जो है ना इसी तरीके से उन्होंने तो रोड्स पे पाकिस्तान के झंडे बनाए हुए हैं, जस्ट इमेजिन कि आप ऊपर पाँव रख के लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आगे बढ़ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करते हैं जहां पर अब तय की जा रही हैं क्रिसमस की, और वहां पर सेंटा क्लॉसेस का रूप धारे हुए बहुत से बहरूपिये जो हैं वो सेंट्रल लंदन में जमा हो गए हैं और अपने फलक शगाफ नारों से उन्होंने सबकी तवज्जो हासिल कर लिया है। और इस मौके पर काफ़ी खुश और जोशो खरोश भी नज़र आ रहा था इन लोगों में। उन्होंने लंदन क्रिसमस से पहले ही अपनी तैयारियों को चार चांद लगा दिए, तो लोग बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। जब भी कोई त्यौहार आता है, ख़ास तौर पर क्रिसमस का जो त्यौहार है, ग्लोबली जिस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, पाकिस्तान में रहने वाली जो क्रिश्चियन बरादरी है वो भी इसको बड़े अच्छे तरीके से आज़ादी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमने सोचा ऑस्ट्रेलिया से जो मनाजिर हैं आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं जनाब, सऊदी अरब से ही एक और हमारे पास इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहाँ पर सिंधी कल्चरल डे की रंगारंग तकरीब हुई और पाकिस्तानी और मकामी गुलकारों ने वहाँ पर सिंधी गीत गाए और समा बांध दिया। नौजवान भी सकाफती धुनें सुनकर काफ़ी झूम उठे और शुरका ने अजरक जो कि सिंध की पहचान है और जो टोपी सिंध की पहचान है उसकी सकाफत को भरपूर उजागर किया। बिल्कुल, सिंधी सकाफत के बारे में कहा जाता है कि हज़ारों साल पुरानी ये तहजीब है और दुनिया भर में सिंधी सकाफत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद हैं जो जब भी दिसंबर का महीना आता है तो सिंधी कल्चरल डे को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। और ये सिर्फ एक जगह का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह की वीडियोस आने वाले दिनों में आप पूरी दुनिया से देखेंगे कि जहाँ जहाँ सिंधी बसते हैं वो अपने कल्चर को उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और अजरक तो वैसे ही मुझे बड़ी पसंद है, मुझे भी बड़ी पसंद है। मैंने एक चीज़ अजरक की रखी हुई थी, एक मेरे पास बड़ी अच्छी वो जैकेट मैंने रखी हुई, पता नहीं बड़ी खूबसूरत लगती है देखने में। तो जिनका कल्चर है उनको तो और भी अच्छा लगा। कल्चर तो खैर हमारा सारा है, सारे पाकिस्तान को ही डिफरेंट कल्चर्स डे हम मना रहे होते हैं। कभी सिंध का है, कभी बलोची कल्चरल डे है, वो भी वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बलोची जो मुझे हर कल्चर पाकिस्तान का या पाकिस्तान के अलावा भी जहाँ पर हो वो बहुत खूबसूरत लगता है। ये एक तरह से हमारी यूनिटी की अलामत भी होता है। अगेन मैं यही बात करूँगी कि हम अपनी इनफरादियत के साथ मुत्तहिद होकर जब रहते हैं ना तो वही एक तहजीब कहलाती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक और एक अनयूजुअल सी खबर आपको देते हैं। आप फैशन वीक्स देखे होंगे कि वो एक रैंप लगा हुआ होता है, उसके ऊपर जो मॉडल्स हैं ना वो डिफरेंट तरह के कपड़ों को शोकेस कर रही होती हैं, लेकिन रैंप भी बदलते रहते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है डिज़ाइनर्स इस तरह के तरीके इख्तियार करते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। जैसे कि ये रैंप हम देख रहे हैं कि कश्तियों के अंदर जो है ना कपड़ों को शोकेस किया गया है। पहली जो हमने फुटेज देखी मुझे लगा कोई तारकीन वतन है, नहीं जी, ये डकार फैशन वीक है जहाँ पर जिसकी जगह जो रैंप आयशा ने बात की उसकी जगह कश्तियों ने ले ली। और फैशन वीक में इस साल रिवायती रनवे की जगह छोटी कश्तियों की मदद से मॉडल्स को डकार और नगूर जजीरे के दरमियान ले जाया गया। तो ये भी एक डिफरेंट तरीका होता है डिस्प्ले करने का। यहाँ पर जो नाजरीन है ना वो भी देखें कश्तियों के अंदर बैठ के ही देख रहे हैं, क्योंकि अगर कश्ती चलते चलते आगे की तरफ चली गई तो वो बेचारे किस तरह से देख पाएंगे। बट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो हमने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर कर देते हैं। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग और इसके साथ साथ कंसर्निंग खबरें आपको पता है कि मुल्क भर से भी आती रहती हैं और क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा असरात हो रहे हैं तो उसके असरात का कुछ हिस्सा आज आपके साथ शेयर करते हैं कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता 3 माह के दौरान मामूल से 41.9% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान रेगिस्तान, ज़्यादातर एरिया जो है वो रेगिस्तानी है और वहाँ पर पानी की ऑलरेडी कहा जाता है कि ज़रा किल्लत रहती है बाकी मुल्क की निस्बत। अब क्योंकि बारिशें कम हुई हैं तो उसकी वजह से लग ऐसा रहा है कि खुश्क साली जो है ना उसका ख़तरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। रेगिस्तान से ज़्यादा पहाड़ी इलाका है लेकिन खुश्क पहाड़ है। वहाँ पर मौसम जब सख्त होता है, जब आपको पता है कोयटा में जब गर्मी पड़ती है तो शदीद गर्मी पड़ती है और अगर सर्दी पड़ती है तो वो भी शदीद, यानी एक्सट्रीम वेदर वहाँ पर होता है। महकमा मौसमियात की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बलूचिस्तान में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मामूल से 41.9% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं और 3 माह के दौरान बलूचिस्तान में सिर्फ 8.6 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। तो ये एडवाइजरी जो महकमा मौसमियात की जानिब से प्री अलर्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो जारी की गई उसमें मई से नवंबर के दौरान मगरबी और जुनूब मगरबी बलूचिस्तान में बारिशों की कमी मजीद बढ़ गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर माहौलियात ज़ैनब नईम साहिबा ने। ज़ैनब साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम ओवरऑल ही मुल्क की बात कर रहे होते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तब्दीलियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं, रूनुमा हो रही हैं। ख़ास तौर पर आज हम बलूचिस्तान को फोकस करते हैं। इतनी तेज़ी से वहाँ पर वेदर जो चेंज हो रहा है, आपको उसकी क्या वजह नज़र आ रही है?
सबसे बड़ी वजह उसमें है मौसमियाती तब्दीली। मौसमियाती तब्दीली ने ये जो बारिशों का पैटर्न है जो बलूचिस्तान में रहता है उसको बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान का जो खित्ता है वहाँ बारिशें डिपेंड कर रही होती हैं बहीरा अरब में बनने वाले सिलसिले पे, और इसके अलावा वहाँ सर्दियों में जो बारिश डिपेंड कर रही होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे कर रही होती है। अभी पिछले 1-1.5 साल में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना वो इस तरफ आ रही है, और इसके अलावा बहीरा अरब से भी जो नमी है या बादल हैं वो इस तरफ जा ही नहीं रहे। तो इस वजह से वहाँ कहत साली का जो है वो ट्रेंड चल रहा है। और इसके अलावा जो गवर्नेंस गैप्स है उसमें सबसे बड़ा मसला ये कि बलूचिस्तान में 80 से 90% लोग जो है वो जेर जमीन पानी के जकायत पे डिपेंड कर रहे होते हैं। कार्य सिस्टम वहाँ पे बहुत कॉमन था लेकिन वो भी अब डिग्रेड हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पे एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो पानी के रिसोर्सेज है, जैसे सबसे बड़ा रिसोर्स है रोद कोई का, वहाँ पे पानी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और सदियों से लोग प्रैक्टिस करते हैं। वो पानी को स्टोर करने के लिए भी कोई चेक डैम्स, कोई स्मॉल डैम्स नहीं बने हुए, और जो एग्जिस्टिंग डैम्स हैं उनका उस पे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है सिल्टेशन कम करने के लिए। तो इस वजह से वहाँ वाटर गवर्नेंस ना होने के बराबर है, और वहाँ पे इसलिए कहत साली से बहुत ज्यादा जो है वो जिले मुतासर होना शुरू हो गए। तो ये कुछ बड़ी वजूहात हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी ममालिक के साथ जहाँ पर रेगिस्तानी एरिया मौजूद है या इस तरह का एरिया मौजूद है जैसा बलूचिस्तान में हमारे पास मौजूद है, वहाँ पर क्या इस तरह की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ऐसे इकदाम किए गए हैं जैसे हमने नहीं किए बलूचिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर, या फिर अब इस पॉइंट के ऊपर आकर क्या किया जा सकता है नुकसान को कम करने के लिए? जी बिल्कुल, हमें पूरी दुनिया से मिसालें मिलती हैं जहां दरिया क्या समंदर भी सूख गए। एरल सी की मिसाल बहुत बड़ी है कि वहां पे एक्टिविटीज की वजह से जो है इंसानी एक्टिविटीज की वजह से पूरा समंदर सूखना शुरू हो गया। तो बिल्कुल हुकूमतें अपनी तरजीहात बदलती हैं और पानी पे इन्वेस्टमेंट करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक इरिवर्सिबल सिचुएशन है। लेकिन जहां तक बात की जाए बलूचिस्तान साइड की, वहां पे इस साल COP30 पे भी हुकूमत बलूचिस्तान ने इस मामले को उजागर किया और उस पर बात की कि हम किस तरह से जो है वो पानी के मसले को हल कर सकते हैं, और हमें रिक्वायरमेंट है प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट की और इन्वेस्टमेंट की वहां पे डाइवर्ट करने की। तो मौसमियाती तब्दीली के लिए आपका पूरा सूबा जो सबसे बड़ा सूबा है रकबे के हिसाब से, वहां पे एक इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए क्लाइमेट लेड अडेप्टेशन का। और वहां पे जैसे मैंने बात की रोद कोई का पोटेंशियल, वहां पानी स्टोर करने के लिए जखीरे जो है बढ़ाने की जरूरत है, और एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही करने की जरूरत है, अवाम को शामिल करके, कम्युनिटीज को शामिल करके। क्योंकि बलूचिस्तान में जो कम्युनिटीज रहती हैं वो सदियों से कुछ प्रैक्टिसेस करती हैं, इंडिजिनस नॉलेज हम उसको कहते हैं। मेरे ख्याल से अगर हम उन्हीं के साथ मिलकर इस चीज को करना चाहें तो भी बहुत बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़कर इनिशिएटिव ले और इंडिजिनस पीपल जो हैं, इंडिजिनस लोग जो हैं उनके साथ मिलकर काम किया जाए। ज़ैनब, थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे तरीके से बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर मसला भी बता दिया और उसका हल भी बता दिया कि अगर इसको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच चुके हैं। अच्छा जी, लेकिन PTI का मामलात कुछ ऐसे लग रहे हैं कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच गई है जहाँ पर इदारों से टकराव की सियासत के इल्ज़ामात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगना शुरू हो गए हैं, जिसने पार्टी के लिए मुश्किलात को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। आप सबको याद होगा कि DG ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें पार्टी की सियासत और सियासी अप्रोच पर बहुत सख्त मायूसी और कुछ हद तक गुस्से का इजहार भी किया गया था। और अब ये इत्तलात आ रही है कि पार्टी के अंदर कुछ सीनियर रहनुमा बानी PTI की तरफ से जो बयानात जारी किए जाते हैं X पर, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन साथ शिकवा भी कर रहे हैं कि वो कई मामलात पर बानी PTI से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उनकी जो राय है वो अमली फैसलों के ऊपर या अमली तौर पर पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा कोई मसले मसाइल क्रिएट नहीं करती, तो इतना ज़्यादा सख्त अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जब PTI का जलसा होता है पेशावर में गुज़श्ता रोज़, उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, उन्होंने काफ़ी सख्त लहजा इख्तियार किया DG ISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद। तो सियासी जो तज्जियाकार हैं वो इस बारे में कह रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में PTI के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, और जो गरज बरस उनके जलसे में हमें सारे रहनुमाओं की जानिब से देखने में मिली और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसके बाद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसी पर बात कर इस वक्त मौजूद है फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इसको देखते हुए, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़रा साइड पर होकर सोच रहे होते हैं। फैसल साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप को लगता है कि PTI के ऊपर कोई पाबंदी लग सकती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हल्की हल्की ये बातें जो है ना होना शुरू हो गई हैं कि शायद PTI के ऊपर अब पाबंदी लग जाए। PTI पे पाबंदी तो ऑलरेडी लगी हुई है। PTI पे तो ना उनका निशान है, ना पार्टी के इलेक्शंस जो हैं वो रिकग्नाइज हुए।
तो ये तो पार्टी पे पाबंदी जो है प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं। 8 फरवरी 2024 को लोगों ने फिर भी वोट दिए और सियासी जमातें ना इस तरह से ख़त्म होती हैं, ना कभी हुई हैं, ना होंगी। सियासी जमातें जो है अपनी सियासत की भेंट चढ़ती हैं और अगर गलतियां हो तो वहां पे लोग उनको बुलाते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी पंजाब में तकरीबन ख़त्म हो गई है और मुस्लिम लीग नून बाकी तीनों सूबों में नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सख्ती से या इस किस्म के इक़दाम से तो खत्म होने फैसल वाले। साहब, जारहाना जो अल्फाज इस्तेमाल किया जाते हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात भी हैं। पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, ये जो सीनियर रहनुमा है, वो भी इस तरह के बयानात जो बानी पीटीआई की तरफ से आते हैं, सख्त बयानात, उनसे परेशान है लेकिन बेबस दिखाई देते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? पता नहीं, अब वो कोई नाम तो नहीं लिया, लेकिन जाहिर है हर किसी की ओपिनियन होती है, लेकिन अल्टीमेटली तो जाहिर है वही होगा ना जो इमरान खान चाहेंगे। इख्तलाफ जो है अगर कोई कहता है या कोई समझता है कि ठीक नहीं है तो सियासी जमातों में तो ये होता है। अगर वो भी इस किस्म की बात तो इसमें कौन सी कोई ऐसी चंबे की बात है या कोई इसको कहें कि अनएक्सपेक्टेड बात है, तो ऐसा ही होता है। सो वन नीड्स टू रियलाइज के सियासी जमातें मिसालें कम फौजी मिलती है यूनिट नहीं ना, होती, वहाँ पे थोड़ा ऑर्डर नहीं अनयूजुअल चलते लगता और है। वहाँ पे लोग मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं और ओपिनियन को सुनना चाहिए। इसीलिए जो है डेमोक्रेसी और सियासत जो है वो निज़ाम ऐसा है जो डिवाइस किया गया है नहीं, बिल्कुल कि लोग अपने बिल्कुल opinion- ठीक कह रहे हैं। एक इस तरह का पॉइंट होना चाहिए कि आपके पास इतनी स्पेस हो कि आप इख्तलाफ कर सकें, लेकिन मिसालें हमारे मुल्क के अंदर जो है ना सियासी जमातों में कम नज़र आती हैं। अच्छा फैसल साहब, आपको क्या लगता है, हुकूमत अब ये कह रही है कि मुज़ाकरात के दरवाजे या जो प्रॉबिलिटी मौजूद थी कि पीटीआई के साथ कुछ मुज़ाकरात हो सकते हैं, अब तो वो मुकम्मल तौर पर हुकूमती रहनुमा कह रहे हैं कि वो बंद हो चुके हैं। आपको लगता है कि अब पीटीआई की तरफ से कोशिश की जाएगी मुज़ाकरात करने के लिए? देखिए, हुकूमत कहे भी तो मुज़ाकरात के अलावा तो कोई बात तो होती नहीं है ना, तो सियासत में तो मुज़ाकरात ही होंगे। अगर हुकूमत ये कहेगी कि ये मुज़ाकरात नहीं होंगे तो उसका नुकसान हुकूमत को होगा। पीटीआई तो अपोजिशन पार्टी है, वो तो फिर ऐसा ऐसे जलसा जुलूस करते रहेंगे जैसे कल हुआ है। एक बड़ा जलसा हुआ है, बड़ा इफेक्टिव जलसा हुआ है। तो अगर बातचीत नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली भी बैठ के बात करनी है, उसके अलावा तो कोई और हल और सियासत में हमेशा होता है। मुज़ाकरात से ही फैसल साहब रास्ता जो है वो निकलता है। इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, सेनेटर फैसल वावडा, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है और अब वो कह रहे हैं कि एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा, कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्तियां होंगी, -1 ना हुआ तो फिर पूरी जमात माइनस हो जाएगी। पहले नंबर पर ना अहलियां हैं, दूसरे नंबर पर पाबंदी लगेगी और फिर तीसरे नंबर पर मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये वही फैसल वाडा साहब है जिनकी जो कई भी बातें हैं वो सारी सच हो जाती है एक टाइम पर आके। अच्छा, लगता है ऐसा पैगाम रसाने के लिए समटाइम्स कहते हैं लोग, उन्होंने बता दिया क्या क्या होने वाला है। इस्तेमाल किया जाता है। और फैसल वाडा के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास जो रिसोर्सेज मौजूद है ना, जो खबरों के जराए मौजूद हैं, गीदड़ सिंह उनके अपने ये गीदड़ सिंह की नहीं, ये असल में खबरों के जराए हैं। उनके अपने कॉलीग्स कहते हैं कि भाई हमारे पास वो वाले जराए मौजूद नहीं है। अच्छा फैसल साहब, आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ। हुकूमत ये कह रही है कि पीटीआई जो है ना वो सियासी जमात की तरह नहीं चल रही है, यानी कि वो कन्वेंशन सियासत होती है ना वो नहीं कर रही है। इसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए, हुकूमत क्या चाहती है कि सियासी जमात वो जमात है जो कि सरेंडर कर जाए अपनी स्टांस से या अपनी पोजीशन से पीछे हट जाए, तो वो सियासी जमात होती है। जैसे कि हुकूमती जमातें हैं, तो ऐसी जमात तो पीटीआई नहीं है। पीटीआई तो एक स्टांस है, पॉलिटिकल स्टांस उनका है, बड़ा फर्म है, लोगों में एक्नॉलेज करते हैं, लोगों में पॉपुलर है। हुकूमत के पास काउंटर नैरेटिव नहीं है, ना ही सियासत का तोड़ है इमरान खान की। तो इस किस्म की बातों से तो कुछ नहीं हासिल होना। पीटीआई एक सियासी जमात फैसल थी, साहब, है और हुकूमत के रहेगी। पास आप कह रहे हैं काउंटर नैरेटिव नहीं है, लेकिन हुकूमत एक बात कर रही है कि आने वाले दिन जो है ना वो पीटीआई के लिए सख्त होने वाले हैं। डीजीआईएसपीआर की एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, फिर आपकी जानिब से, आपकी जमात की जानिब से पेशावर में जो जलसा हुआ, वहां पर जो तकरीरें हुई, उसके बाद अब मजीद सख्त से क्या मुराद है? आगे थोड़ी सख्ती है, इससे ज्यादा क्या सख्त होना है? तो फिर लोगों को फांसियां देना शुरू कर दें। इसके अलावा तो फिर सख्ती को रह नहीं गई, जो हुई नहीं है। लोगों के जान माल इज्जत आबरू भी तो नहीं छोड़ी गई। झूठी सजाएं दे के हजारों लोगों को कैद भी किया गया है। इमरान खान समेत दूसरी लीडरशिप को जेल में रखा गया है 2.5 पौने 3 साल से। तो
उससे क्या मजीद सख्तियों से क्या फैसल साहब, सख्तियों की भी तो डिग्रीज होती है ना। ये तो आप एक्सट्रीम की बात करें कि फांसियां चढ़ाना शुरू कर दें, उससे पहले ये जो पाबंदियों की बात करें कि पीटीआई को बिल्कुल ही स्पेस ना दी जाए कि वो अपनी सियासत कर सके, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि मुल्की सियासी हालात, तब आपको क्या लगता है, क्या मजीद पोलराइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं और इसका हल क्या है? क्या पीटीआई के पास इसका हल मौजूद है? कोई मुफाहमत हो सकती है? देखिए, मुफाहमत तो मुमकिन हो ना हो, लेकिन हाल तो फिर गुफ्तगू में ही है ना, टॉक्स में है, मुज़ाकरात में है। सियासी जमातों के पास तो फिर यही एक हथियार होता है, उसके अलावा कोई और हथियार होता नहीं है जो उसको अडॉप्ट करके आगे जाया जा सके। एक यही वाहिद हथियार होता है जिस पे बैठ के बंदा आगे जा सकता है। और सियासी जमातें जो हैं या सियासतदान है, वो तो गुफ्तगू से आगे मामलात निकालते हैं। ठीक है फैसल साहब, चलें थोड़ा सा अपनी जमात का अगला लाहे अमल बता दें। क्या कोई सड़कों पर निकलने का इरादा है? एहतजाजी तहरीक की कोई तैयारियां हो रही हैं या क्या हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि एहतजाजी तारीख इस वक्त आज की तारीख में मुमकिन हो सकती है। तंजीम जो है वो फॉल नहीं है पीटीआई की, और एक बड़ी एहतजाजी तारीख जो है केपी की हद तक तो चल सकती है, लेकिन बाकी जगहों पे मुश्किल है कि कोई इफेक्टिव बात हो। लेकिन इसमें अगर तहरीक चलती है या लोग अपना मतवान अगर बयान करते हैं इकट्ठे होकर, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सियासी एक्टिविटीज की इजाजत देनी चाहिए हुकूमत को। उसमें जो है वो हर वक्त परेशान या घबराने की जरूरत नहीं होती, परेशान रहने की जरूरत नहीं होती। सियासी एक्टिविटी से किसी का कुछ भी नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है। आई विश कि सब जो है ना इस सारे मामले को आपकी तरह ले रहे हो, पीटीआई के लोग, जिस तरह से आपने इस सारे मामले को डिस्कस किया हमारे साथ। फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है, या हम कह सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पीटीआई के लिए चल रही है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये बात की है कि भाई -1 जो है वो नहीं होगा, जबकि फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि अगर -1 नहीं हुआ तो फिर माइनस पार्टी होती है। पार्टी माइनस से ज्यादा तो उनके लिए कंसर्निंग सिचुएशन चल रही है। वो ठीक है ना, अब इस तरह के मामलात फिर चलते ही रहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं जी। जो हुकूमत है वो अपने मामलात को किस तरह से आगे लेकर चल रही है, और बात ये की जा रही है कि मईशत जो है उसके लिए बेहतरी के फैसले किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस का नया बाब खुलने वाला है, और हुकूमत ने पहला सरकारी स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये ऐलान दुबई में होने वाले बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक के दौरान पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल साकिब ने किया। उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि पाकिस्तान ये स्टेबल कॉइन ज़रूर लॉन्च करेगा जो अमरीकी डॉलर समेत दीगर फियाट करेंसीज के साथ पैग होगा, और मुल्क की मुआशी ढांचे को डिजिटल दौर में तेज़ी से आगे लेकर जाएगा। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि स्टेबल कॉइन सिर्फ क्रिप्टो मार्केट का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के जो हुकूमती कर्ज की कोलेटराइजेशन है, फिनटेक है, इनोवेशन, रेमिटेंस रिफॉर्म्स और दीगर शरीयत कंप्लायंस जैसे अहम शोबों में भी ये अहम किरदार अदा करने वाला है। बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तान का क्रिप्टो लैंडस्केप पहले ही बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और 40 मिलियन से ज्यादा यूजर्स और 300 अरब डॉलर सालाना ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ पाकिस्तान आलमी क्रिप्टो एडिशन में तीसरे नंबर पर माशाल्लाह से आ चुका है। तो ये नई जो पेशरफ्त है ये कितनी अहम हो सकती है, और थोड़ा सा ज़रा समझते हैं इसको, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया। हमारे साथ इस वक्त क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट मोहम्मद हारून मौजूद हैं। हारून, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए आसान अल्फाज के अंदर कि ये जो स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है, पाकिस्तानी मईशत के लिए कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा होगा। हम इस मामले में कम्प्लीटली इलिटरेट हैं, हमें थोड़ा सा समझाइए इसके बारे में। ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। स्टेबल कॉइन के हवाले से, स्टेबल कॉइन जो होता है बेसिकली ये आप ये समझ लें कि इसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन होती है, पब्लिक लेजर होती है। लेकिन जो स्टेबल कॉइन की जो असल डेफिनेशन है वो ये होती है कि अगर आपने अपनी कोई नेटिव करेंसी है, आपकी अपनी कोई फियाट करेंसी है, अगर आप उसके ऊपर कोई स्टेबल कॉइन इशू करना चाह रहे हैं तो उसका 1:1 का रेशियो होता है। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। बिलाल बिन साकिब कह रहे हैं कि ये जो हमारी स्टेबल करेंसी होगी ये बैक बाय यूएसडी होगी, तो फिर ये स्टेबल कॉइन नहीं हुआ, क्योंकि जब भी आप किसी स्टेबल कॉइन की बात करेंगे, जैसे हम बात करते हैं यूएसडीटी की, वहाँ पर तो समझ में आता है कि यूएसडीटी के पीछे यूएसडी है, यानी कि जितने आपके टोकन यूएसडीटी जितने आप इशू करेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर सर्कुलेशन में, उतने ही पीछे आपके पास जो है वो यूएसडी होने चाहिए। लेट सपोज 1 बिलियन के यूएसडीटी हैं ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल, तो इसका मतलब है कि 1 बिलियन यूएसडी आपके अकाउंट में उस कंपनी को रखने चाहिए एज अ
एज एन एसेट उसको रखने चाहिए। तो इस तरह ये कहना है कि पीकेआर के पीछे यूएसडी होगा, तो फिर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा कर रही है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि अभी जैसे मैंने इसके बारे में जितना पढ़ा है, ये कहा गया कि ये क्रिप्टो की तरह, क्रिप्टो जिस तरह से ऊपर नीचे जाता रहता है ना, उस तरह से ये वाला जो हमारा कॉइन होगा ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा, हालांकि ये पेग होगा यूएसडी के साथ। ये अब किस तरह से पॉसिबल होगा? समझा रहा हूं कि देखें, पीकेआर और यूएसडी तो आपस में फ्लक्चुएट करते हैं ना, वो तो फिर स्टेबल नहीं हुआ ना। स्टेबल का मतलब ये है कि अगर मैं कोई पीकेआर निकालूं ब्लॉकचेन के ऊपर, तो मेरे पास पीछे पीकेआर ही होना चाहिए। अभी हाल ही में अभी आप सुने होंगे कि सुना होगा आपने कि यूएई में अभी एक कंपनी है जैंड के नाम से, उसने एईडी लॉन्च किया है ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि उसको स्टेबल कॉइन बनाया है। यानी कि एईडी का फायदा ये है कि आप एईडी जो है वो ब्लॉकचेन पर भी मिल जाएगा आपको क्रिप्टो की फॉर्म में, और पीछे उसके एईडी भी मौजूद होगा। यानी कि अगर मैं आपको एईडी में ट्रांसफर करूं थ्रू ब्लॉकचेन या थ्रू क्रिप्टो करेंसी के जरिए, तो उसके पीछे कोई ना कोई एसेट होगा, वो यूएसडी या कोई पीकेआर या कोई और करेंसी नहीं, उनकी अपनी वो नेटिव करेंसी, उनकी अपनी फियाट करेंसी है। तो स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है कि आप 1:1 का रेशियो लेकर आए। लेकिन जब आप बात करेंगे पीकेआर से यूएसडी, फिर वो 1:1 का रेशियो नहीं है। वैसे ही आपको पता है मुल्क भर में इस वक्त यूएसडीटी का रिवाज है वो बहुत ज्यादा है, यूएसडीटी का रिवाज बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में 20-22 बिलियन डॉलर की जो बात की जा रही, वो बेसिकली 20-22 बिलियन जो वो यूएसडीटी है, जिसके पीछे यूएसडी रखा गया है। और एक कंपनी है बड़ी मशहूर मारूफ, टेथर कंपनी के नाम से, जो ये काम करती है। तो ये काम बेसिकली कंपनीज को दिया जाता है स्टेबल कॉइन को, कि तुम ये स्टेबल कॉइन इश्यू करो और उसके पीछे अपने अकाउंट में वो एसेट शो करो जितने तुमने सर्कुलेशन में वो तुम टोकन लेकर आए। आप जरा थोड़ा सा समझा दें कि एक आम बंदा उसको किस तरह से इससे फायदा हो सकता है हुकूमत के इस ऐलान से। अच्छा देखें, सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जब आप ब्लॉकचेन के ऊपर इसको स्टेबल कॉइन को लेकर आएंगे, तो ये जो हमारा पीकेआर है ये हमारे इंटरनेट पर आ जाएगा। जाहिर सी बात है, इंटरनेट ऑफ मनी कहलाता है, इसके लिए हमें किसी ट्रेडिशनल सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि अगर आप कंपेयर करें अपने नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम से, जैसे स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है, ACH है, ये आपको 3 से 4 दिन भी लेके जाते हैं आपको रेमिटेंस करने में। अगर आप किसी भी मुल्क से पैसे भिजवा रहे, तो वो जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, इट टेक्स 3 to 4 days। ऊपर से इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है ट्रेडिशनल सिस्टम की, तकरीबन कोई 8% की। लेकिन जब हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन की, लेट सपोज अगर कोई आप पैसे कहीं से मंगवा रहे हैं, लेट सपोज आप समझ लें कि अफ्रीका से कहीं पैसे आ रहे हैं, तो वो जब पीकेआर की फॉर्म में आएंगे, तो वो हमारे पीकेआर थ्रू ब्लॉकचेन आएगा हमारे पास, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं से वो पीकेआर उसने कहीं ना कहीं से वो खरीदे होंगे, या कहीं ना कहीं से उसको उस क्रिप्टो करेंसी के बदले उसको मिल गए होंगे। तो जब वो पाकिस्तान में किसी को भेजेगा, वो थ्रू इंटरनेट भेजेगा, तो जाहिर सी बात है जिसको मिलेंगे, तो एक तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन कोई 90% कम हो जाती है। यानी कि अगर आप 100 रुपये किसी को भेजें किसी भी जगह से, उसमें हार्डली आपको 20 से 25 पैसे की आपको कॉस्ट पड़ेगी। नॉर्मली वो 8 से 10 रुपये खर्चा लेती है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि द प्राइस जो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी कम हो जाएगी। दूसरा है कि इसकी जो तेज रफ्तारी है, यानी कि इसकी जो इसकी आप ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे जो इसकी स्पीड है, यानी कि जो इसका पहुंचना है यहाँ तक, वो सेकेंडों में, वो मिनटों में। और तीसरा सबसे बड़ा पहलू ये कि इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, इसकी हर ट्रांजेक्शन को आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो पैसे उसको कहाँ से मिले जो उसने अफ्रीका से यहाँ भेजे, क्या वो किसी मर्चेंट से मिले या वो किसी और ऐसी कंपनी से जहाँ वो काम करता है। लेकिन जहाँ तक बात है ट्रेडिशनल सिस्टम की, आप 1-2 ट्रांजेक्शन से ज्यादा पीछे जा नहीं सकते। आपको ये नहीं पता होता ये पैसे कहाँ से गिरे, ये पैसे किस कंपनी से है, उस कंपनी ने, क्योंकि बैंक्स को ये अख्तियार ही नहीं कि वो अपने लेजर को किसी को शो करे पब्लिकली। बट एज फार एज द ब्लॉकचेन इज कंसर्न, जहाँ पे ये पब्लिक लेजर होती है, वहाँ पे आप सारी चीजों को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान की ये बिल्कुल ठीक है, कॉइन इशू करे, बिल्कुल ठीक है। ये आपने जो है ना ये बता भी दिया कि इसको ट्रैक किया जा सकता है। अच्छा, ब्लॉकचेन की जहाँ पर बात आती है, और हम पहले भी इसको डिस्कस कई मरतबा कर चुके हैं शो के अंदर, इसको मॉनिटर किस तरह से किया जा सकता है? ये जो डिजिटल करेंसी है, या फिर ये बाकी जो ब्लॉकचेन या बाकी जो करेंसीज हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी और इसको कम्प्लीटली हम मॉनिटर भी कर सकते हैं? क्योंकि कुछ मुबस्सरीन ये भी कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग, कहीं इससे मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला जो है वो शुरू ना हो जाए। ये इसके बारे में बताइएगा। जहाँ तक बात है मनी लॉन्ड्रिंग की, सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग जो इस वक्त आपके पास चैनल है वो कैश है। अब आप इसको जब कैशलेस इकोनॉमी करने जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी इससे पहले कहा कि आप इन तमाम ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं कि आया ब्लॉकचेन पर किस वॉलेट से किस वॉलेट में ये पीकेआर आया है और अभी किस पीकेआर में जा रहा है, और उसके पीछे जाहिर सी बात है वो पीकेआर ही है जो हमारी अपनी नेटिव करेंसी है। तो ये कहते हैं ना कि इसके पीछे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो इसमें आपको 100% मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं उस पीकेआर से फिर मैं कोई दूसरे क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता हूँ जिसमें वो जाहिर सी बात है वो स्टेबल नहीं होते। जैसे $130 का मैंने अगर लेना हो तो उसकी कन्वर्जन होकर मेरे पास पीकेआर में आ जाएगी। अब तक पाकिस्तान में या दुनिया भर में हमें ऐसी कोई सहूलत नहीं जहाँ पर हम पीकेआर जो ब्लॉकचेन के ऊपर होगी
हम उसको अपनी दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीदने में हम इस्तेमाल कर सके। सबसे पहले हमें पीकेआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हम उस यूएसडीटी से फिर हम जाते हैं अपने दूसरी क्रिप्टो करेंसी में। तो इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है अब तक तो यूएसडीटी का वो यूएसडी लेके जा रहा है इस वक्त। लेकिन जब हम स्टेबल कॉइन को लेकर आएंगे तो हमारे फायदे हैं हारून साहब वो बता दिए हैं। मैं चाहूंगी थोड़े से चैलेंजेस के बारे में भी आप डिस्कस करें। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? चैलेंजेस सबसे बड़ा ये कि ये काम वैसे भी किसी कंपनी को सौंपा जाएगा, किसी फिनटेक कंपनी को। जैसे वहाँ पे यूएई में ज़ैंड एक कंपनी ZAND करके उसने ये कंपनी में लॉन्च किया, लेकिन उसके पीछे पूरी AML है, पूरी CFT है, काउंटर टेररिज्म फाइनेंस के। तो किसी को भी ऐसी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करने की इजाज़त नहीं है। उसके लिए चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे जो रेगुलेटर है वो आपका SBP होगा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको बाकायदा रेगुलेट करेगा और इस चीज़ को मॉनिटर करेगा कि आया जो उसने पीकेआर जो ब्लॉकचेन के ऊपर इशू किए होंगे उसके पीछे भी पीकेआर उतने ही होने चाहिए जितना वो मतलब जितना उसने रोटेट करना है। आया बात जहाँ तक ये कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, वो मैंने आपको बता दें कि उसमें बहुत कम चांसेस है, क्योंकि हर चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा कि इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो बैंक थ्रू आएगा। देखें, जब आप अपना पैसा इधर से इस चैनल से निकाल के जब आप दूसरे ब्लॉकचेन के ऊपर लेके जाएंगे, जैसे आप देख रही हैं लिखा हुआ आ रहा है कि $20 बिलियन जो है वो, ऐसी बात है कहीं ना कहीं वो पैसे पड़े हुए थे, लोगों ने वो पैसा निकाल के सरमायाकारी करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में या ब्लॉकचेन में अपने उस बैंक से वो डिपॉजिट से पैसा निकाला। या आपको तीसरा बड़ा चैलेंज हो सकता है कि जो हमारे बाकी जो इस वक्त मईशत का जो हाल है, लोग अपना पैसा वहां से निकाल के फिर इस तरफ को मूव करेंगे इस सिम्प में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी यूएसडीटी को समझ नहीं पाते। तो वो चाहेंगे कि पीकेआर का अपना स्टेबल कॉइन हो, ताकि हम उस पीकेआर स्टेबल कॉइन से हम बाकी फाइनली अब ऐलान तो कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये स्टेबल कॉइन आने वाला है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। लेट्स होप कि ये मईशत के लिए अच्छा हो। बहुत शुक्रिया, हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि स्टेबल कॉइन पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से लॉन्च किया जाएगा, ये किस तरह से फ़ायदा दे सकता है पाकिस्तानी मईशत को। अच्छा जी, कुछ नई टीम्स जो है ना वो भी फ़ायदा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी मईशत को नहीं, PSL को जो अल्टीमेटली हमारी मईशत के लिए भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 2 नई टीमों की शमूलियत का ऐलान मुतवक्के है। मुजफ्फराबाद, गिलगित, हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी में से 2 टीमें शामिल की जाएंगी। यानी कि 6 उम्मीदवार हैं जिनमें से 2 टीमें फाइनल होंगी। PSL का लंदन में रोड शो भी हुआ। बाबर आजम, हारिस रऊफ, वसीम अकरम और गुलकार अली जफर उन्होंने वहाँ पर शिरकत की, और जो फैंस वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए थे उन्होंने अपने स्टार्स के साथ, अपने पसंदीदा स्टार्स के साथ सेल्फियां बनाई, पिक्चर्स बनाई, और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी वहाँ पर शिरकत जो है वो थी। तो PSL आइंदा सीजन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जितनी टीम्स ऐड ऑन होंगी उतना ही वो जो इवेंट है वो और अच्छा हो जाएगा, वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। PSL के अंदर 6 टीमें मौजूद हैं, 2 मजीद शामिल होंगी तो ये 8 हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि थोड़ी इसकी ड्यूरेशन भी लंबी हो जाएगी PSL के इवेंट के, एंड देन मज़ा जो है ना वो भी दोबाला हो जाएगा। पहले इस्लामाबाद की टीम को रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले दोनों ही ओन किया करते थे। अगर अब रावलपिंडी की टीम भी बन जाती है तो लेट्स सी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाले किस तरह से इस राइवलरी को लेकर ये भी हो सकता है। और दूसरा, आई विश के मुजफ्फराबाद या गिलगित की एक टीम तो कम से कम उस एरिया से आए। बहरहाल जी, अब देखते हैं, लेट्स होप अच्छा ही होगा जो भी होगा, लेकिन देखते हैं कि होता क्या है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर अहम सेगमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद, और बात हम करेंगे मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई की, जिन्होंने 100 रोज़ तक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिरासत में वो रहे, और उसके बाद पहली बार उन्होंने खामोशी तोड़ी है, अपनी एक वीडियो जारी की है, और 1 घंटे से तवील ये उनकी वीडियो है जिसमें उन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसमें कि साइबर क्राइम एहलकारों ने दौरान तफ्तीश उन पर तशद्दुद किया, बार बार तशद्दुद किया, फिर उनको जहनी अजियत देते रहे, फिर उनको ब्लैकमेल करते रहे, और मुबैना तौर पर उनके जो क्रिप्टो अकाउंट्स हैं उनसे 9 करोड़ रुपए से ज़ायद ज़बरदस्ती उन्होंने मुंतकिल की। और सिर्फ यही नहीं कि जो उनकी वाइफ हैं उनके ऊपर भी FIR का वो धमकी देते रहे कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी बीवी के ऊपर भी FIR करेंगे। इंतहाई तकलीफ दे ये वीडियो थी। वो तमाम लोग जो फ़ैन नहीं भी हैं डकी भाई के, जिन्होंने कभी उनका कोई वीलॉग नहीं देखा, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि पसंद नापसंद एक तरफ रखकर वो एक इंसान है, और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया है वो निहायत जालिमाना सलूक
सलूक है। डकी भाई ने ये भी कहा है अपनी इस वीडियो के अंदर कि उनको बार बार मजबूर किया गया कि उनको रिश्वत दी जाए, ख़ानदान वालों को हिरासा किया गया। और ये वीडियोस हम तकरीबन हर कुछ अरसे के बाद देख ही रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, जब उनकी वाइफ रूब जिस तरह से जा रही थी, बार बार उनको थाने बुलाया जाता था या इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता था। दूसरी तरफ अगर हम NCCI के 7 अफसरान की बात करें जिनके उनके तफ्तीशी अफसर एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी भी शामिल हैं, वो पहले ही रिश्वत सतानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो चुके हैं। और FIA की रिपोर्ट ये बताती है कि उनसे 4.25 करोड़ रुपए से ज़ायद भी बरामद किए जा चुके हैं। इदारे की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं डकी भाई ने, लेकिन डकी भाई जो हैं वो बहुत परेशान भी नज़र आए, रोते हुए भी हमें नज़र आया। और उन्होंने ये कहा कि उनका केस जो है वो कानून के मुताबिक चला है, लेकिन उन्होंने कौम से माफ़ी भी मांगी कि अगर उनके किसी भी कंटेंट की वजह से किसी को कोई भी नुकसान पहुँचा हो या किसी की तारी हुई हो तो वो माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा सुन लेते हैं। कोई ये सोचे कि इस वीडियो का मकसद जो मेरे पे FIR हुई है उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। Day 1 को आया हूँ मैं, सब कुछ मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डकी भाई ने हमें ये चीज़ नहीं थी दी इसलिए हमने मारा है, वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा इसलिए हमने मारा है। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो जब मिलने आया हुआ था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम, या मुझे तब मारे जब मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बता रहा हूँ। यानी डक्की भाई रो कर जिस तरह अपनी दास्तान बयान कर रहे हैं कि 100 दिन उनके जेल में किस तरह से गुजरे हैं, वो कह रहे हैं मैं इदारों से ताउन भी कर रहा था, पहले दिन से पहले मिनट से ही कर रहा था जब वो एयरपोर्ट से उनको लेकर गए, जब उनको पता भी नहीं था उनको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। जो अकाउंट्स के पासवर्ड उन्होंने मांगे हैं वो दिए हैं। उसके बाद फिर जब रिश्वत मांगी गई, वो कह रहे हैं मेरा अकाउंट ब्लॉक है, मेरी बीवी का अकाउंट ब्लॉक है, मेरी माँ का अकाउंट ब्लॉक है, मेरे भाइयों का अकाउंट ब्लॉक है, और इवन मेरे दादा जो 85 उनकी उम्र है उनका भी अकाउंट ब्लॉक है, तो मैं कहाँ से पैसे दूं? बहुत ही संगीन इल्ज़ामात है जो NCCI के अफसरान पर, तफ्तीशी अफसरान पर सादुर रहमान ने लगाए हैं। लेट्स होप इदारे की जानिब से कोई जवाब भी दिया जाए और बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट भी किया जाए इस मामले को, क्योंकि अगर एक मारूफ यूट्यूबर के साथ, एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसके लाखों में फैंस हैं, उनके साथ लगता है तो फिर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो सिर्फ चंद लोगों को नहीं बल्कि मुआशरे के लिए ठीक नहीं होते, और उनमें से एक रवैया जिसके ऊपर हम अक्सर बात कर रहे होते हैं और पिछले हफ्ते हमने इसके ऊपर एक सेगमेंट भी किया था, वो था शान शौकत के साथ दौलत की नुमाइश करते हुए शादियां करना। लेकिन पंजाब की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमें ये ट्रेंड नज़र आता है जो कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे उस वक्त से शुरू हुआ था कि वन डिश की जाएगी। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने भी सूबे भर में शादियों में वन डिश की खिलाफ वर्जी, लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल और मैरिज हॉल्स के औकात कार की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ों में कंसिस्टेंसी नहीं है। अब एक टाइम पहले भी आया था जब ये सारे अहकामात हुए थे, ये सारी सख्तियाँ हुई थी, फिर बीच में एक पैच आया, एक टाइम पीरियड आया जिसमें फिर नरमी हो गई और इतना उसको सीरियस नहीं लिया गया। मैं पंजाब की खास तौर पर बात करूं तो वहाँ पर काफ़ी हद तक इस पर अमल दरामद किया जाता है। हाँ, जो प्राइवेट वेन्यूज़ होते हैं जैसे फार्म हाउसेस के ऊपर शादियाँ होती हैं, वहाँ पर कुछ हद तक हमें नज़र आता है कि इसको बहुत ज़्यादा अमल दरामद कहा जा रहा है कि फार्म हाउसेस भी इसके निर्गे में आएंगे। नए अहकाम जो जारी किए गए उसमें तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की गई है कि वन डिश पॉलिसी पर हर सूरत में अमल करवाया जाएगा, चाहे शादी किसी मैरिज माहौल में हो, किसी फार्म हाउस में हो या फिर ओपन ग्राउंड में क्यों ना हो रही हो। उसके साथ साथ सूबे भर में शादियों की तकरीबात के लिए जो टाइमिंग्स मुकर्रर की जाती हैं उसकी मॉनिटरिंग की भी सख्त हिदायत का ऐलान किया गया है कि उसकी मॉनिटरिंग जो है उसको सख्त किया जाए। 10 बजे तक शादी हॉल्स की टाइमिंग होती है रात, लेकिन उससे भी देर रात तक अक्सर हम देख रहे होते हैं फंक्शंस चल रहे होते हैं, तो अब उन पर सख्ती की जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे ब्यूरो चीफ हैं आसिम नसीर साहब ने लाहौर से। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हुकूमत कितनी सख्ती का इरादा रखती है उन लोगों पर जो इन तमाम चीज़ों की खिलाफ वर्जी करें जिसका हमने अपने इंट्रो में जिक्र किया? बहुत शुक्रिया। देखें, हुकूमत की तो कोशिश है और ये फरवरी 2025 में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इसके हवाले से वन डिश पर पाबंदी के लिए वायलेशन जो थी उस पर बड़े सख्त नोटिस लिए थे, लेकिन क्योंकि उसके फ़ौरन बाद रमज़ान था और वो बात आई गई चली गई। अब क्योंकि इस वक्त सीज़न स्टार्ट है शादियों का
और जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की सफ़ेद पोशी का जो भरम था एक शादी की सूरत में, एक सुन्नत रसूल को पूरा करने के लिए निकाह सादगी से हो, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और इस वक्त ख़ास तौर पर लाहौर में तो ऐसी ऐसी शादियाँ, मिनिमम भी हम शुरू करें तो अब 5,000 से पर हेड स्टार्ट होता था फंक्शन और वो चलता था 10,000 तक। और उसके बाद फिर जिनकी, जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि फार्म हाउसेस के अंदर जिन्होंने पूरे फार्म हाउसेस लेके संगीत की वहाँ पर महफिलें चल रही हैं एक हफ्ता, तो उन शादियों के तो हम लागत बता ही नहीं सकते। तो अब उन तमाम के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ना सिर्फ टाइम को ऑब्जर्व किया जाएगा बल्कि कहा यह जा रहा है और बड़ी सख्ती से कहा जा रहा है, और ये हमने 2 दिन में देखा भी है कि पुलिस की रेड शुरू हो गई है। रात को 10 बजे फंक्शंस को ख़त्म करने की जो डेडलाइन है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और जिस तरह ट्रैफिक की वायलेशन, दीगर वायलेशन, क्राइम को कंट्रोल करने की जहां पर मरियम नवाज की डेडलाइन नज़र आती थी, तो आज ये हम कह सकते हैं कि ये गुज़िश्ता जो 5 तारीख को, अभी इन्होंने 5 दिसंबर को फैसला किया कि 1 डिश के ऊपर पाबंदी होगी, साउंड सिस्टम के ऊपर पाबंदी होगी और सादगी से अपना जो ये मजहबी एक त्यौहार है, फरीजा है, ये लोग अपना पूरा कर सके। बहुत अच्छी बात है, करने की इजाजत होगी और किसी को भी नमूदो नुमाइश की इजाजत नहीं होगी, खासतौर पर जो आपके हमसायों के या जिस किसी घर में अगर हो रही है शादी का फंक्शन और बाहर आतिशबाजी कर रहे हैं, क्रैकर्स चला रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बड़ी सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। अब देखना यह है कि कानून तो ये मौजूद है। शबाश ने शुरू किया था पीर बनियामिन रिजवी के साथ मिलकर, जब वो एक टास्क फोर्स बनाई थी, उन्होंने देगे उठा ली और वो 1999 के अंदर शुरू होने वाला सिलसिला, फिर उसके बाद 2000 में उसमें ऑर्डिनेंस में आया, फिर 2015 के अंदर ये ऑर्डिनेंस आया और 2016 में एक्ट बना, और अब एक मरतबा फिर इसके ऊपर सख्ती की जा रही है। चले कोशिश कर लीजिए टीम के आसिम को मेरी आवाज़ से लीजिए, मेरा अगला सवाल वो सुन पाए। मैं उनसे दरअसल पूछना ये चाह रही हूँ, और ये वो खुद ही बता रहे थे कि जब शहबाज शरीफ साहब खादिम आला थे उस वक्त ये सामने आया था। अच्छा आसिम, अब आप मुझे होपफुली सुन पा रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, वी रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन आवाम जो हैं वो इस बारे में ये भी बात करते हैं कि जब हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसा क्यों ना किया जाए। और उनकी तरफ से ये दलील भी दी जाती है, आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भाई देखें जो ये कवानीन बना रहे हैं, क्या उनकी तरफ से इस पर अमल दरामद किया जाता है? क्या वो सादगी से अपने घरों की शादियां करते हैं? इस बारे में क्या राय रखते हैं? फिर आप क्या राय रखते हैं? स्पेशली आपने बड़ा सख्त चुभता हुआ सवाल किया और मैंने तो बड़ा मुस्कुराते हुए सवाल किया, और देखिए आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई है। शादी हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इसी तरह की हमने चीज़ें देखने में आई थी। लेकिन बात वही है कि देखें, ये ऊपर से ही आपको ये फरीज़ा अदा करना पड़ेगा, आपको मॉडल अपने आप को खुद सेट करना पड़ेगा। चले पीछे जो होना था वो तो हो गया, क्या आने वाले दिनों के लिए इसे अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारे कितने लाख ऐसी बेटियां हैं जिनके घर सादगी के साथ बसाए जा सकते हैं, लोगों की सफेद पोशी का भरम रखा जा सकता है, नमूदो नुमाइश को रोका जा सकता है। तो ये अभी भी अगर इसके ऊपर हम इब्तिदा करें तो ये काम जो मजहबी फरीजा है ये बड़ी आसानी से हो सकता है। लेकिन लोगों पर इस तरह बटन डाल दिया गया है कि एक शख्स अगर कर रहा है तो फिर दूसरे को भी उसकी कर्जे लेके वो चीजें करनी पड़ती है। तो ये गवर्नमेंट को, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि गवर्नमेंट को, साहिबे इख्तियार को, साहिबे इख्तिदार को, साहिबे सरवत जो है उन्हें इब्तिदा करनी होगी, अपने घर से ही शुरू करना होगा। तो हम भी अब अपने कैमरे की आंख, अपनी नज़र को उनके ऊपर भी रखेंगे कि क्या आने वाले दिनों में वो भी इम्प्लीमेंट इस असूल के ऊपर करते हैं, वन डे पर भी लागू करते हैं, या सिर्फ ये आम लोगों तक ये महदूद है। लेकिन बहुत जरूरी है और बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि ये चीज ट्रिकल डाउन करती है। आपको खुद एक अच्छी मिसाल कायम करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कहते हुए अच्छे लगते हैं कि देखिए हमने भी नहीं किया, हालांकि हम हैसियत रखते हैं, तो आप भी मत कीजिए और इससे फ़ायदा जो है ना वो माशरे का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। आसिम नसीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे और वो अपनी राय भी दे रहे थे, खबर भी दे रहे थे कि अब आने वाले वक्त के अंदर वो तमाम लोग या वो तमाम शादी हॉल मालकान और फार्म हाउस पर जो कहा जाता है या बताया जाता है वहाँ पर फंक्शंस जो है रात को 3-3, 4-4 बजे तक हमें नज़र आ रहा होता है, समटाइम्स तो सुबह भी हो जाती है। तो अब सबके गिर्द जो है ना घेरा बहुत ज़्यादा तंग होने वाला है और ये ज़रूरी भी है, हमें सादगी के साथ थोड़ी सी तरह जो है ना अपने फंक्शंस को लेकर चलना चाहिए। और ये ना सादगी के साथ वो दिन बढ़ा दें कि हम 10 दिन के फंक्शंस करेंगे, एक डिश रोजाना करेंगे, अब ये भी नहीं होना, इसमें भी कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कितने कवानीन बनाए, बट लेट्स सी क्या किया जाता है, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। चंद रोज़ पहले ये खबर आई थी कि कराची एयरपोर्ट से कुछ मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है। अब ये मामला वफाकी मुहतसिब तक पहुंच गया है और तहरीरी शिकायत पर 25 मुसाफिरों को ऑफलोड किए जाने का ये जो मामला था, इसकी तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। वफाकी मुहतसिब ने शिकायत पर DGFIA को 15 दिसंबर तक ये कहा है कि वो अपनी तहकीकात को मुकम्मल भी करें और उसके बाद उस रिपोर्ट को जमा भी करवाया जाए। बिल्कुल ऐसे ये शिकायत जो है वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर की जानिब से वफाकी मुहतसिब के रूबरू दायर की गई है और तहरीरी शिकायत में ये कहा गया है कि 5 नवंबर को मुलाजमत के लिए तुर्की जाने वाले 25 मुसाफिरों को बिला जवाब बगैर किसी वजह के उनको ऑफलोड कर दिया गया था और तमाम सफरी दस्तावेजात भी उनके पास मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब के बजाय कराची एयरपोर्ट से चूंकि वो जा रहे थे और उनका ताल्लुक पंजाब से था, तो फिर FIA ने ज़बानी एतराज़ किया कि आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं, आप पंजाब से क्यों नहीं जा रहे। ये कोई रीजन ऐसा कोई कानून मौजूद भी नहीं है पूरे मुल्क में, कहीं से भी अगर आप सिटीजन हैं कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हैं। खैर, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स की क्लियरेंस और फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट की मौजूदगी के बावजूद मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया था। एक इस मामले पर बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की वफाकी वजारत दाखिला जो है उसने जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की मजीद उनके खिलाफ सख्त इकदाम करते हुए कहा गया है कि प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाया जाएगा और जनवरी से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा। तो ये चंद अहम फैसले किए गए हैं, ऐलानात किए गए हैं, ये ज़रा जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DGFIA लाहौर अली ज़िया साहब। उन चलते हैं। अली साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल चंद अहम सवालों में से वो ये है कि कराची एयरपोर्ट से जिन 25 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है उसकी असल रीज़न क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर बहुत दफ़ा बहुत सारी जगहों में बात भी हो रही है और इस पर बारहा मैं इस चीज़ पे बता चुका हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो जेन्युइन ट्रेवलर्स हैं, जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, और एक चीज़ जो बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि जिनका जेन्युइन या लेजिटिमेट पर्पस है बाहर अब्रॉड मूव करने का, उनको नहीं उतारा जा रहा। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि लोग उन डेस्टिनेशंस को या उन ट्रांजिट कंट्रीज को ह्यूमन स्मगलर्स के झांसे में फंसकर उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ ट्रांजिट रूट, जिसके जरिए फर्दर वो डंकी करते हैं और मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक तरफ मूव करने के लिए उनको रास्ते दिखाए जाते हैं। इसी तरह ये मुल्क पे पूछते हैं, जब यहाँ से आपके ट्रेवलर्स जाते हैं, मुख्तलिफ वीज़ा उनके पास वैलिड होते हैं, इसके साथ साथ वो अपने मुल्क में जब लोग दाखिल होते हैं उनसे होटल बुकिंग भी चेक करते हैं। उनके पास ये भी चेक किया जाता है कि रेलिवेंट कैश मौजूद है जिसके तहत वो वहाँ पे अपने उस टूरिज्म को स्पॉन्सर कर सकें, या अगर किसी होटल में नहीं रह रहे तो किसी रिलेटिव के पास अगर रह रहे हैं तो उसका एड्रेस क्या है। अब यहाँ पे हम जब करते हैं तो जब यहाँ पे एक स्क्रूटनी इमिग्रेशन के काम करते हैं तो डेफिनेटली वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखे जाते हैं जिसमें उनका वैलिड वीज़ा है। उसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके बाहर ट्रेवल करने की फर्दर सर्टिफिकेशन करते हैं, चाहे वो स्टडी के उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, टूरिज्म पे जा रहे हैं तो क्या उनके पास होटल बुकिंग या सब्सिक्वेंट कैश है, और अगर किसी वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो क्या वो किसी प्रॉपर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो प्रमोटर्स हैं उनके और ओवरसीज जो हमारा कमीशन है उनके प्रोटेक्टेड की स्टैंप मौजूद है उसके ऊपर, वेरीफाइड है, और जिस जॉब पे वो जा रहे हैं क्या वाकई वो जॉब बाहर मौजूद है कि नहीं। और ये सारा डाटा जो है ये प्रॉपर एक एक्सरसाइज के जरिए हमारे ना सिर्फ हमारे जो काउंटर ऑपरेटर्स हैं उनके पास मौजूद होता है, बल्कि उससे पहले भी हमारी जो तफ्तीश है जो कि हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल कर रहा होता है वो भी प्रॉपर एक रिस्क असेसमेंट यूनिट जो हमारी बनी हुई है, ये सारा डाटा उसमें फीड इन किया जाता है और रिस्क असेसमेंट यूनिट की बेस पे प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग की जाती है। लिहाजा मैं नटशेल में आपसे कहना चाहूंगा किसी भी ऐसे बंदे को नहीं उतारा जाता जो कि अपने तमाम वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ और वैलिड अपने वीजा के साथ मूव कर रहा है। सिर्फ ऐसे बहुत ही कम लोगों को जो है ये एक्सेस डिनाई की जाती है जो कहीं ना कहीं अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स साथ पोजेस नहीं कर रहे होते। कि अगर पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त मुल्क में आ चुके हैं या मुल्क से बाहर ट्रेवल कर चुके हैं, जिनकी तादाद तकरीबन अब 2 करोड़ 15 लाख के करीब हो चुकी है, उसमें से सिर्फ 0.6% ऐसे लोग हैं जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना होने की बुनियाद पर जिनको ऑफलोड किया गया या उनको जाने से रोका गया। और उसमें भी ज्यादातर परसेंटेज ऐसे लोगों की भी है जो कि टेक्निकल वजूहात पे फ्लाइट कैंसिल हो गई और नहीं जा सके, या कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनके पास NOC नहीं थी, और बहुत कम परसेंट ऐसे लोगों की है जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जो समझते थे कि वो बाहर ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेकिन अली साहब जिन लोगों को ऑफलोड किया गया वो तो कह रहे हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी थी, लेकिन अब चूंकि दोबारा से अब इस पर तहकीकात होंगी, वफाकी मुहतसिब ने इसका नोटिस लिया और तहकीकात होंगी, तो क्या अगर ये गलत साबित हो जाता है उनको ऑफलोड करना, तो जो उनका अभी तक नुकसान हो चुका है उन लोगों का, क्या उसका कोई अजाला किया जाएगा?
हमारा एक मैकेनिज्म है जिसमें इनको रिड्रेस किया जाता है। हमारे डीडी इमिग्रेशन मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे, इवन डायरेक्टर के ऑफिस हैं, वहां पे भी इनको सुना जाता है अगर ये अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं या ऐसी ये प्ली करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती की गई। इवन बाज लोग कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाते हैं, सो रेमेडीज उनको हैं। जहां ये चीज साबित हो जाती है कि ये अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर चुके हैं या कोई अब इनके अगर कमी बेशी थी, कहीं प्रोटेक्टेड स्टैंप नहीं थी या कहीं पे ऐसे इनका जो पर्पस था जेन्युइन ट्रेवल करने का उसके प्रॉपर ये चीजें फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बाद बिल्कुल रेमेडी दी जाती है और दोबारा उनको जो है वो इजाजत दे दी जाती है, दोबारा वो ठीक है। अच्छा, अभी जो सिचुएशन नजर आ रही है कि जाली दस्तावेजात के ऊपर लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए इतनी ज्यादा सख्ती भी की जाती है। ऐसा अभी तक कोई मैकेनिज्म अली साहब क्यों नहीं बनाया गया कि ये पॉसिबल ही ना हो कि जाली दस्तावेजात पर कोई ट्रैवल कर सके? चैलेंजेस क्या हैं? अच्छा, मैं इसमें आपको फिगर देना चाहूंगा, तकरीबन इसी साल जो है ऑलमोस्ट 250 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने फौज डॉक्यूमेंट पे बाहर ट्रैवल करने की कोशिश की पूरे पाकिस्तान में और उनको इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। असल में इस तरह से होता है कि ये लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह सिमिलर लुकिंग अपने ब्लड रिलेशन या सगे भाई के डॉक्यूमेंट पे बाहर मूव करने की कोशिश करते हैं। पहला चैलेंज हमें ये पेश आता है। इसके अलावा साथ साथ वो मुख्तलिफ किस्म के ऐसे रेजिडेंसी कार्ड या ऐसे वीजाज फोर्ज या टेम्पर करने की कोशिश करते हैं जिसकी बेस पे वो कोशिश करते हैं कि यहां से वो बाहर ट्रेवल कर जाए। और इसकी वजह से ये चैलेंज हमें जरूर सामने आता है, लेकिन इसके साथ साथ हम भी इवॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारा जो सिस्टम इस वक्त इंस्टॉल है, हमारा IBMS 2 उसको हम कहते हैं, इंटर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें अब फेशियल रिकग्निशन है। अब आपका जो वहां पे फेशियल रिकग्निशन है एट द स्पॉट होती है आपके ID कार्ड और आपके बाकी गिवन फोटोग्राफ्स की बेस पे, या अगर आपके इससे पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री है उसकी बेस पे। सो लिहाजा काफी हद तक हम इस पे काबू पा चुके हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पिछले चंद दिनों में हमारे सामने ऐसे वाकयात सामने आए जिनमें इन लोगों ने यहां से किसी एक मुल्क में लेजिटिमेट गए और वहां से इन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट बना के यूरोपियन कंट्री में जाने की कोशिश की और वो लोग डिपोर्ट हुए। और ऐसे रिसेंटली लाहौर एयरपोर्ट पे ऐसे 5 स्टूडेंट्स रिपोर्ट हुए और बहुत सारे ऐसे और लोग भी रिपोर्ट हुए, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकें कि वो लोग जो लेजिटिमेट बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं और वो तमाम हमारे स्टूडेंट्स या हमारे तमाम विजिटर्स या तमाम ऐसे बिजनेसमैन जो एक जायज पर्पस के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह की मुश्किलात पेश आएंगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट को फिर अच्छी तरह से नहीं देखा जाता अगर इस किस्म के वाकयात हो। और हमारी ऐसी बहुत सारी एफर्ट जो की जा रही है उस वजह से पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़ रही है, बेहतर हो रही है। लेकिन ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको मीडिया के साथ साथ लोगों को जो है बिल्कुल हमारे इस कानून की जो हम एक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं साथ स्टैंड लेना है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम सब बेनिफिशियरी हैं जब हम किसी भी एक जायज कैपेसिटी में बाहर टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अली साहब थोड़ा सा बता दें, ये जो प्रोटेक्टर का निज़ाम है, गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है कि इसको मजीद फूल प्रूफ बनाया जाए? जो प्रोटेक्ट का निज़ाम है ये इटसेल्फ एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ इसी साल तकरीबन इस प्रोटेक्टरेट की स्टैंप के जरिए 7 लाख से ज़्यादा जो हमारे वर्कर्स हैं वो इस मुल्क से बाहर गए और डेफिनेटली वहां गए और नौकरियां कर रहे हैं और रेमिटेंस जो है हमारे मुल्क में वापस भेज रहे हैं। तकरीबन वो 45 से 60 दिन का टाइम लेते हैं जिसमें प्रोटेक्टरेट की स्टैंप लगती है, जिसमें चाहे लोग ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के जरिए उन्होंने जॉब्स ली हैं या उन्होंने अपने अजीज़ अकारब या किसी ऐसे अपने खुद इंटरनेट के जरिए जॉब्स सिक्योर की हैं और वो वर्क परमिट पे स्टैंप करने के लिए प्रोटेक्टरेट की वहां पे जाते हैं। उस सिस्टम को बेहतरी के लिए बहुत हाई लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं जिसमें दोनों जो है मिनिस्ट्रीज के जो है मिनिस्टर्स बैठे और सारे अफसरान बैठे और एक मीटिंग हुई जिसमें कोशिश की जा रही है कि इस सिस्टम को बेहतर से बेहतर किया जाए। जो वेरिफिकेशंस हैं उसको इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचने से पहले ही तकमील की जाए उसकी, ताकि जो लोग जायज तरीके से बाहर जाना चाह रहे हैं और पाकिस्तान के लिए वो जरा मुबादला भी बन सकते हैं, रेमिटेंस बन सकते हैं और पाकिस्तान की नेकनामी भी कर सकते हैं और हमारा स्किल्ड वर्कर जो है उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उसको बेहतरी से बेहतरी लाई जाए। इस पे बहुत सारी स्टैंडिंग ऑर्डर्स बन रहे हैं और ये बताइएगा, ठीक है अली साहब ये बताइएगा, ये जो अब नया सिस्टम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अब लॉन्च किया जा रहा है AI बेस्ड सिस्टम, जिससे मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल तेज़ हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, इससे कितनी तब्दीली आएगी या कितनी शफाफियत आएगी इस सारे सिस्टम में? जी बिल्कुल, मैं इसमें बताता हूं आपको कि बेसिकली हम अब एक नेक्स्ट स्टेप की मूव करने जा रहे हैं कि हम एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर हमारा हेडक्वार्टर्स बना रहा है जिसको बहुत जल्दी मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स में, बट स्टार्टिंग में मुल्क के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में ट्रायल बेसिस पे उसको किया जाएगा। उसमें 48 से 72 घंटे पहले लोग अपना डाटा फीड करेंगे और उस डाटा फीडिंग का फायदा ये होगा कि उनको एक बारकोड मिल जाएगा। उस बारकोड से जब वो इमिग्रेशन काउंटर पे आएंगे तो ऑलरेडी ये बारकोड स्कैनिंग हमारा उसमें अमला करेगा, तो बहुत सारी उनकी मालूमात वैसे ही वहां पे लिफ्ट होकर वहां पे आ जाएंगी और दे विल टेक वेरी लेस टाइम टू क्रॉस दी इमिग्रेशन जो हमारे लास्ट काउंटर होता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी भी ऐसे पर्पस की वजह से बाहर मूव करना चाहते हैं जिस पर्पस की जस्टिफिकेशन वो नहीं दे रहे,
इसको मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहूंगा, तो वो भी यहाँ से पिक हो जाएंगे। जैसा पहले मैंने कहा कि आपके पास वैलिड वीजा तो है, अगर एक मुल्क आपको टूरिज्म का वीजा देता है तो वो चाहता भी यही है कि आप वहां टूरिज्म के लिए जाएं। अगर आप उसी टूरिज्म के वीजा को या स्टडी के वीजा को या वर्क परमिट को आप किसी भी इलीगल मीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और वहां जाके आप उनकी वो शराइत, जिन शराइत पे वो आपको वीजा दे रहा है, बजाय उन शराइत पर अमल दरामद करने के आप वहां से कोई इलीगल मीन्स तलाश करते हैं और इलीगल मीन्स के जरिए आप किसी और मुल्क की तरफ निकलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वहां के हुकाम भी आपको इंटरसेप्ट करेंगे और जब पाकिस्तान में आपको भेजा जाएगा तो पाकिस्तान पे भी फिर कदम लगना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूं, ऐसे मुल्क हैं जहां पे हमें 24 से 48 घंटे में इलेक्ट्रॉनिक वीजा मिल जाया करता था, चाहे वो टूरिज्म का हो चाहे डिफरेंट और हमने विजिट करने हो। अब वहां पे हमारे वीजा मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। तो लिहाजा जो मुल्क टूरिज्म बेस्ड है वो अपने टूरिज्म को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन लाजमी तौर पे ऐसे मुल्कों पर रिस्ट्रिक्शंस और कदगन जरूर लगाते जाएंगे जो उनके टूरिज्म वीजा या वर्क वीजा को जेन्युइनली इस्तेमाल नहीं करते, जिसका अल्टीमेट नुकसान जो है हम सब बिल्कुल सही है। उससे फिर मुल्क की भी बदनामी होती है और जो लोग डिपोर्ट हो जाते हैं अली साहब, उस पर गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उनको दोबारा वीजा जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं आलमी जो उसूल हैं उन पर ये पूरा उतरता है या नहीं? बल्कि मैं आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी, आपके मुताबिक ये आलमी उसूलों पर पूरा उतरता है? पहली बात तो ये है कि जो डिपोर्ट होने वाले अफराद हैं उसमें डिपोर्टेशन की मुख्तलिफ शराइत हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बाज़ जनरल डिपोर्टीज होते हैं जो कि मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों के से रिपोर्ट हो जाते हैं जिसमें कोई क्रिमिनलिटी का एलिमेंट नहीं पाया जाता। मसलन कभी उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी कोई क्रिमिनल डेफिनेशन के एम्बिट में नहीं आएंगे, वो बिल्कुल यहाँ वापस आते हैं, अपनी चीज़ों को रिफ्रेश करते हैं और वापस चले जाते हैं। जो भी लोग क्रिमिनल ग्राउंड्स के ऊपर वहां से डिपोर्ट होंगे उनकी क्रिमिनलिटी को देखते हुए, इंटेंसिटी को देखते हुए मैक्सिमम 5 साल की मुद्दत तक उनके पासपोर्ट को ब्लॉक किया जाता है और उस वजह से फिर उसने टाइम फ्रेम में वो ट्रेवल नहीं कर सकते। और उसमें से भी जो लोग समझते हैं कि उनके साथ किसी तरह से जो है वो ज्यादती की गई है, उनके पास एपेलेट फॉरम है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी अपील कर सकते हैं, वो हमारे मुख्तलिफ जो ऑनरेबल जुडिशरी हायर कोर्ट्स में भी जाते हैं। और जहां भी लोगों को ये समझा जाता है कि उनके साथ किसी किस्म की ऐसी ओवरडूइंग या फर्दर कोई इंक्वायरी की जरूरत है, यानी कि अगर कोई क्रिमिनलिटी मौजूद होगी जिसकी वजह से रिपोर्ट किया गया है किसी शख्स को, तो उसके 5 साल तक के लिए उसका जो पासपोर्ट है उसको ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये बताइएगा कि ऐसे अफराद के लिए कि वेरिफिकेशन के लिए या उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी कोई काम किया जा रहा है, क्या कोई मैकेनिज्म बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? हमारे साथ मुख्तलिफ जो है वो जिस तरह ICMPD का एक फॉरम है, हमारे साथ एक फॉरम जो है मिलकर ऑपरेट करते हैं, उनके काउंटर्स हमारे पास जो है वो एयरपोर्ट्स पे भी होते हैं। जो ऐसे लोग बाहर से रिपोर्ट होकर आते हैं जिनको किसी तरह से पहली बात के फाइनेंशियली ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, वहां हमारा कोलैबोरेशन है, हम वहां उनको सपोर्ट करते हैं, वहां पे हमारा कोलैबोरेशन इस तरह की एजेंसी के साथ है कि वहां से ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है। और अगर ऐसे अफराद जो कि किसी तरह से साइकोलॉजिकली उनको हम देखते हैं कि वो इस सारे प्रोसेस में कहीं साथ ज्यादती हुई है और साइकोलॉजिकली दे नीड हेल्प, वो भी हेल्प उनको वहां से उनकी मदद से फराहम की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे तमाम लोग जिनको इनमें कोई उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन ना हो और खुद भी उनके साथ धोखा हो जाए, उनको विक्टिम का स्टेटस दिया जाता है। अब जो हमारे जो हमारे लॉज हैं ट्रैफिकिंग पर्सन का या स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स का, सो लिहाजा उनको एज अ विक्टिम स्टेटस देके जिन लोगों से ज्यादती की होती है उनके खिलाफ एक्शंस किए जाते हैं। सो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर एम्बेडेड है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अली साहब, इन द एंड में चाहूंगी कि अभी जो केस है डक्की भाई का, 100 दिन वो जेल में गुजार के आए और उन्होंने अपनी वीडियो की फॉर्म में अपनी रुदात भी सुनाई, लोगों को बताया कि उनके साथ क्या हुआ मुबैना तौर पर। इस केस को आप किस तरह से देख रहे हैं? बेसिकली जो डक्की भाई जिनको एलियस डक्की भाई कहा जाता है, साद एलियस डक्की भाई, उनका जो केस है वो तो NCCIA का है, उन्होंने उसमें डील किया है। उससे रिलेटेड डेफिनेटली यहाँ पे जो है एक केस उन अफराद के खिलाफ ज़ेर तफ्तीश है जिन पे एलिगेशंस थे कि उन्होंने उनसे पैसे लिए और करप्शन के इल्जाम थे। वो केस ज़ेर तफ्तीश है यहाँ लाहौर FIA में, और तमाम तर मेरिट्स को सामने रखते हुए वो केस जो आगे फॉलो किया जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। DG FIA लाहौर अली ज़ियाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने इन सारे मामलात पर बात की। साथ ही डक्की भाई सादुर रहमान का मामला जो है उस पर भी उनका कहना है कि जिन पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, सो वील हैव टू वेट फॉर दैट कि उसका जवाब क्या आता है। बहुत शुक्रिया। अली ज़ियाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हम जाते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद दीगर अहम टॉपिक्स पर। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक अच्छे करियर की तलाश आप, मैं और हम सबको ही होती है, लेकिन नॉर्मली हमें इसका एहसास तब होता है करियर काउंसलिंग का जब टाइम जो है वो गुजर जाता आपको है। अभी भी अच्छे करियर की तलाश मुझे नहीं है अभी, मैं वही बता रही हूँ, इसी की कंटिन्यूटी में मैं बात कर रही हूँ। इसका एहसास तब होता है कि हम शायद गलत साइड पे चले गए जब टाइम गुजर जाता है। बहुत सारा टाइम हम जो है वो बर्बाद कर देते हैं गलत सब्जेक्ट्स चूज करके। तो इसीलिए ज़रूरी है कि करियर काउंसलिंग वो हो जाए, वो नागुज़ीर है, और आप सही टाइम पर सही फैसला कर लें, दुरुस्त सिमत उसका तयन कर लें, और आपको पता हो कि आपकी एक्सपर्टीज किस तरफ हैं या आपके इंटरेस्ट जो हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं। आपको मसला हुआ था सब्जेक्ट चूज करने में? अच्छा, मुझे नहीं, आई वाज वेरी श्योर कि मुझे साइंस ही पढ़नी है, और इसीलिए मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग जो है उसको चूज कर लिया। और जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया देन आई रियलाइज कि मुझे इतना ज़्यादा भी मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो अल्लाह अल्लाह करके मैंने अपनी एफएससी पूरी की, अच्छे नंबरों से की थी, आप मुस्कुराए ना। और उसके बाद आई चूज मैथ्स कम्युनिकेशन, और फिर आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हुई। खैर, इस तरह मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको लगता था कि उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है एक फील्ड के अंदर, बट लेटर दे रियलाइज के वो एक्चुअली उनके लिए ठीक नहीं था, उनके करियर के लिए ठीक नहीं था। अब इस सारी सूरत हाल से बचना किस तरह से है? आगे आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो किस तरह से बच सकती हैं जो राइट नाउ स्कूल्स या कॉलेजेस के अंदर हैं, और उनको कैसे पता चले कि उनके लिए बेहतर ऑप्शन कौन कौन से मौजूद हैं? इस पे गाइड करने के लिए कुछ करियर काउंसलिंग एजेंसीज जो है ना वो ऑपरेट करना शुरू हुई हैं, और कुछ ऐसे भी उन्होंने तहकीक हमारे साथ शेयर किए, जिससे पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं और फिर उनको शुरू से शुरू करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आई ऑन आईवे की रूह रवा शानज़े नूर खान। आई ऑन आईवे के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये करियर काउंसलिंग और एजुकेशन की काउंसलिंग वाला एक इदारा है जो कि बहुत सारे बच्चों को अभी तक मदद कर चुका है। शानज़े की तरफ चलते हैं, शानज़ा की तरफ चलते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर। शानज़ा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप इस करियर काउंसलिंग और एजुकेशनल काउंसलिंग का ये जो इदारे हैं या जो लोग मदद कर रहे हैं बच्चों की, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करें, कितना ज़रूरी हो गया आजकल के दौर में? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। आजकल जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे जो हैं सिलेक्ट करें पहले से ही कि उनको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और आगे जाके कौन सा करियर परस्यू करना है। अनफॉर्चुनेटली अब हमारी सोसाइटी इतनी कम्पिटिटिव हो गई है कि हमारे पास वो लग्जरी नहीं है जो हमारे ज़माने में थी कि अम्मा अब्बा ने कहा कि आप ये पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, आप MBBS कर रहे हैं, आपको पता चला कि नहीं ये मैं नहीं करना चाहता या करनी चाहती, और फिर आप अपना सब्जेक्ट्स और करियर पाथ चेंज करें। अब तो जी इट इज़ सो कम्पिटिटिव कि आपको क्लास 9 या क्लास 9 से ही पहले से तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए। और अच्छा, आप कह रही हैं आपने कंपैरिजन किया आज की जनरेशन में और जिस तरह हम लोगों ने अपने करियर को चूज़ किया या अपने सब्जेक्ट कौन से हमने पढ़ने। मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली शानज़ा आजकल आसान नहीं है, बच्चे अपने फैसले खुद करते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो उनमें उतना कॉन्फिडेंस है। कंपैरेटिवली जब हमारा टाइम था हमें तो बिल्कुल डायरेक्शन लेस थे कि हमने करना क्या है आगे। नहीं, इतने भी मासूम नहीं थे वैसे हम। ये आपने सही जिक्र किया जी कि आजकल के बच्चों में ज़्यादा अवेयरनेस है। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स से फिर भी प्रेशर आता है कि हम चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बिजनेस बनो, चाहे बच्चे का एप्टीट्यूड इसमें हो या नहीं हो। तो इसमें जी बहुत ज़रूरत है कि आप इसको साइंटिफिकली आगे लेके चलें, और आजकल टूल्स मौजूद हैं, साइकोमेट्रिक टूल्स मौजूद हैं, एप्टीट्यूड टूल्स मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे की पर्सनालिटी किस एरिया में अच्छी है और उसके मुताबिक आप करियर पाथ परस्यू करें। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगा था कि अभी जिस तरह से बाकी अभी तक हम देखते आए हैं कि काउंसलिंग की जाती है बच्चों से बात करके जो है ना अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद बच्चे का एप्टीट्यूड जो है ना वो इस तरफ है। आप कह रही हैं कि ऐसे टूल्स या ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जिससे पता लगाया जा सकता है कि बच्चा किस तरफ जाना चाहिए इस बच्चे को। सही कह रही हूँ मैं शानज़ा? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं जी। देखिए, हम भी बच्चों के साथ घंटों गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है, AI की टेक्नोलॉजी आ गई है, बल्कि हम अपने इदारे में ये इस्तेमाल करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये ऑनलाइन टूल्स हैं, बल्कि ये फ्री टूल्स हैं। तो मैं तो इनकरेज करूंगी कि हर माँ बाप इसको इस्तेमाल करे, सब्जेक्ट सिलेक्शन से पहले क्लास 8 में अपने बच्चे को करवाए ये टेस्ट, और उससे AI आपको सजेस्ट करता है कि जी इस तरह की पर्सनैलिटी के साथ
ये करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। दूसरा जी, मैं ये जिक्र करना चाहूँगी कि अब जो है करियर फील्ड्स इतने ज़्यादा मशहूर, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं बच्चों के पास जो हमारे ज़माने में नहीं थे। हमारे ज़माने में वही घिसे पिटे 5-6 ऑप्शंस ही, हम उसकी तरफ चले जाते थे। अब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिनके माँ बाप के बारे में उनको भी नहीं पता होता और बच्चों को भी नहीं पता होता है। तो बेहतर होता है कि हम AI टूल्स इस्तेमाल करें कि पता तो चले कि जी आजकल की दुनिया में AI के साथ आपको किन फील्ड्स की तरफ आगे जाना चाहिए। लेकिन द क्वेश्चन इज, मेरा सवाल ये है कि जब भी बहुत रिलायंस हमारी बढ़ जाती है ना टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है हमारी ह्यूमननेस जो है ना वो ये टेक्नोलॉजी लेकर जा रही है। सक्सेस रेट का किस तरह से पता चलेगा एंड हाउ डू वी नो कि AI जो हमें सजेस्ट कर रहा है हमारे बच्चे के लिए वो ही ठीक रहेगा, क्योंकि उसकी बेस पर उसकी ज़िंदगी का डिसीजन लेना है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया जी। तो इसका भी हमारे पास हल है। सबसे पहला स्टेप है कि आप एक एप्टीट्यूड टेस्ट करें, उसके बाद आप इसकी ऑन ग्राउंड टेस्टिंग करते हैं। एंड यहाँ पे है जो हमारा अदारा दूसरों से डिफरेंशिएट होता है। हमारे पास तकरीबन 100 MOUs हैं, कोलैबोरेशंस हैं लोकल इंडस्ट्रीज़ के साथ, NGOs के साथ, इंटरनेशनल इदारों के साथ, जहाँ बच्चे जो हैं फिर जाके ऑन ग्राउंड इंटर्नशिप्स कर सकते हैं और उनको पता चलता है कि जी क्या हमें यही फील्ड आगे जो है इसमें रहना चाहिए या नहीं। शांजा, मैं उन बच्चों के बारे में पूछना चाह रही हूँ जिनकी नेचर कंसिस्टेंट नहीं होती। आज उनको एक चीज़ पसंद है, कल जाके उनका इंटरेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा। वो अपना करियर किस तरह से सिलेक्ट करें फिर? देखिए जी, ग्रोथ तो होती है वक्त के साथ साथ, लेकिन सब्जेक्ट्स जो हैं आप 2 दफ़ा चूज़ करते हैं। एक दफ़ा जब आप मैट्रिक की तरफ जा रहे होते हैं, O लेवल्स की तरफ जा रहे होते हैं, या IB के MYP सिस्टम के तरफ जा रहे होते हैं, आपको उस वक्त सब्जेक्ट सेलेक्ट चूज़ करना होता है। और फिर जब आप A लेवल्स, DP, FSC या FA की तरफ जा रहे होते हैं, अगर आपको लगे कि O लेवल्स के बाद आपका एप्टीट्यूड सर्टेन सब्जेक्ट्स में नहीं है, तो फिर आपको अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर लेने चाहिए। आपको उसी एरिया में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा शांजा, आपका ये जो इदारा है ION IB, इसको एक अवार्ड भी मिला है, APAC अवार्ड। इसके बारे में ज़रा बताइए एंड व्हाट डज़ इट मीन टू हैव दिस अवार्ड आपकी फील्ड के अंदर ख़ास तौर पर? तो जी, ये जो है एशिया पैसिफिक बिजनेस इनसाइडर ने हमें अवार्ड दिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, फैमिली, कॉलीग्स, स्टूडेंट्स और फैमिलीज़ जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है। यू नो, इट्स अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी कि पाकिस्तान रिप्रेजेंट हुआ है इंटरनेशनल स्टेज पे। इस अवार्ड ने जी 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा है, इनोवेशन को, इम्पैक्ट को और इंटेग्रिटी को। इन तीनों चीज़ों में उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है हमारे काउंसलिंग फर्म को कि हमारा क्या इम्पैक्ट हुआ है और हमने अपने फील्ड में क्या क्या चीज़ों में हम आगे इनोवेशंस लेके गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शांजा ये बताइएगा, जब हम कंपेयर करें, क्योंकि आप डेफिनेटली पाकिस्तान के तालीमी इदारों के साथ भी काम करती हैं एंड देन इंटरनेशनली भी आपका काम होता है, वेयर डू वी लैक? हमारे क्या एजुकेशनल सिस्टम के अंदर कोई इशू है, या फिर हमारे पास वैसा टैलेंट मौजूद नहीं है? हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके पास ऐसी ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं हैं कि वो अपना उस तरह से टैलेंट जो है वो दिखा सकें, अपनी जहानत को दिखा सकें। कैसे परसीव करती हैं आप इस चीज़ को? देखिए जी, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है हमारे बच्चों में। आप किसी भी ममालिक से कंपेयर करें, हमारे बच्चे इस एरिया में नहीं लैक करते। हाँ, जहाँ हम लैक करते हैं वो गाइडेंस है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे अदारे ने बहुत वक्त और मेहनत के साथ ये कोलैबोरेशंस बनाई हैं ताकि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को मौका मिले कि उनको ऑन ग्राउंड इंटर्नशिप्स वो कर सकते हैं, वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं। अभी तक जो ट्रेंड है पाकिस्तान में, इसके कॉलेज स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को नहीं। तो जब आप compete करना चाहते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, चाइनीज स्टूडेंट्स के साथ, और आप इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हैं, आपको उनके स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है प्राइवेट सेक्टर के साथ, गवर्नमेंट इदारों के साथ कि जी आप हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अब अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, क्योंकि कंपटीशन वहाँ पे आ गया है।
बिल्कुल। अच्छा, और स्कूल सिस्टम में शानजा हम क्या ऐसी तब्दीलियां कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर जो काउंसलिंग है या जो रहनुमाई है वो सबकी एक्सेस में नहीं है उस तरह से, तो हमारे जो आम या ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट स्कूल है, इवन प्राइवेट स्कूल्स भी क्या ऐसे इकदाम कर सकते हैं जिससे बच्चों को हेल्प हो सके? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली आपने सही जिक्र किया कि अभी करियर काउंसलिंग, कॉलेज काउंसलिंग कॉमन नहीं है हर स्कूल में, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो एक तो ये एक डिपार्टमेंट आपको क्रिएट करना चाहिए है स्कूलों के अंदर। दूसरा, शुरू से ही गाइडेंस मिलनी चाहिए है कि आपकी वंस अगेन एप्टीट्यूड किस चीज़ में है। कई बच्चों का जो है एप्टीट्यूड टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में है। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास भी कई स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जी हमने हॉस्पिटैलिटी या कलरी आर्ट्स की तरफ जाना है, तो उसके लिए अब हमारे पास स्पेशलाइज्ड अदारे हैं, गौतम की तरह, इथम की तरह, तो आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपको इंटरनेशनली जाना है तो दे आर न्यूमरस। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शान खान हमारे साथ मौजूद थी, रूह रवाएं आयोन आईवी की, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया सारी सिचुएशन को। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अभी जो हमारा सेगमेंट है इसमें हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और खोखली हो जाती हैं। इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, और दुनिया भर में ये बीमारी जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें ख़वातीन की या फिर बुज़ुर्ग अफराद की, और वो लोग जो बैठे बैठे काम करते हैं या ज़्यादा उनका मूवमेंट नहीं है, उनको ये बीमारी जो है वो ज़्यादातर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस की ख़तरनाक बात यह है कि इब्तिदा में ये खामोश बीमारी होती है, यानी आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी हड्डियां जो है ना वो अंदर से घुलती जा रही हैं, क्योंकि कोई वाज़ेह अलामात या सिम्टम्स हमारे सामने नहीं होते, लेकिन अंदर ही अंदर जो हड्डियां हैं ना हमारी वो कमज़ोर होती जा रही होती हैं। छोटी सी भी अगर चोट लग जाए या हल्का सा फ्रैक्चर भी हो जाए तो समटाइम्स ऐसे होता है कि वो रिकवर करने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, और कभी कभी तो आप रिकवर करते भी नहीं हैं। अब इससे बचना कैसे है, इसके सिम्टम्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, या फिर जो इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको किस तरह से एहतियात करनी चाहिए, ये सारे सवालात लेकर हम चलते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर हाफिज़ जावेद इकबाल साहब जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और अभी अभी हमें पता चला है कि एक बड़े लंबे अरसे से ये यूके में थे, बट वतन की मोहब्बत में वापस आए और यहाँ पर आकर वो जो यहाँ के लोग हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए ऑस्टियोपोरोसिस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ये है क्या बीमारी? तो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी बोन्स जो हैं बहुत ही वीक और फ्रेजाइल हो जाती हैं। अब देखें, नॉर्मली आपकी बोन्स हैं दे आर वेरी डेंस स्ट्रॉन्ग, और बोन्स ने आपको स्ट्रक्चरली आपको खड़ा करना है, आपको चलाना है, आपके मसल को सपोर्ट देनी है। और जब ये वीक और फ्रेजाइल हो जाती हैं तो फिर बहुत सारे रिस्क पड़ जाते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि बहुत छोटी सी इंजरी हो, छोटी सी इंजरी के बाद एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो सकता है, जैसे हिप की हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है, रिस्ट की हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है, और इवन जो रीढ़ की हड्डी है उसका भी फ्रैक्चर हो सकता है। अच्छा, कौन लोग इसका ज़्यादातर शिकार होते हैं? अभी हमने अपने इंट्रो में कहा कि बुजुर्गों में ज़्यादातर ये बड़ी कॉमन है, लेकिन आम तौर पे जब एक सर्टन एज तक एक कोई बंदा पहुंचता है तो हम वैसे ही कहते हैं कि क्योंकि एज हो गई है तो इसलिए घुटनों में तो दर्द होगा या हड्डियों में दर्द होगा। डिफरेंशिएट कैसे करें? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। इसमें यह है कि बहुत सारे इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं। एक तो एज डेफिनेटली इज़ अ रिस्क फैक्टर। अगर आप एज में देखें ओवर 50, especially over 50 जो women's हैं, they almost 1 in 3 women are at risk of osteoporosis over 50। और इसकी मेन वजह ये होती है कि जो women's हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजेंस, it is very protective for the bone। और especially those women जिनका मेनोपॉज अर्ली होता है at less than 45, they're even high risk। इवन men over 50 is also at risk, लेकिन men का रिस्क थोड़ा सा women की निस्बत कम होता है। उसके अलावा जो और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर रेस के लिहाज से देखा जाए तो हम एशियंस हैं और वाइट पीपल दे आर इवन मोर एट रिस्क, ठीक है। और उसके अलावा जो एशियंस भी बिल्कुल, एशियंस भी एंड वाइट बोथ आर एट हाई रिस्क। लेकिन कुछ और जो लाइफ स्टाइल्स हैं जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो आप एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत सारा सिटिंग जॉब्स हैं, उसके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, एशियंस और वाइट पीपल का आपने खास तौर पर जिक्र किया, क्यों ये ज़्यादा इनकी तरफ ये बीमारी होती है? दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड एज वेल। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लड रिलेटिव है उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस है, देन यू आर एट हाई रिस्क। तो क्या कमी ज्यादती क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हम ज़्यादा एशियंस हो या फिर वाइट पीपल हो, क्यों होता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि हमारी जो डार्क स्किन है
इसके लिए वो नीड मोर सन एक्सपोजर, ओके, ठीक है, एज कम्पेयर टू वाइट। लेकिन वाइट के अंदर और जेनेटिकली उनकी जो बोन्स दे आर मोर प्रीडिस्पोज टू फ्रैक्चर्स, हर के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ये हमारी जो स्किन है उसकी थिकनेस के ऊपर भी मैटर करता है? ये स्किन की डार्कनेस पे भी डिपेंड करता है कि जैसे सन एक्सपोजर्स जो हम डिस्कस करेंगे, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर विटामिन डी विच इज़ मेन इम्पोर्टेंट फॉर बोन हेल्थ। सन एक्सपोजर जो है वो भी जितनी स्किन डार्क होती जाएगी, यू नीड मोर सन एक्सपोजर टू मेक योर विटामिन डी। अच्छा, ये जो कहा जाता है ना कि वो बच्चों को दूध ज़्यादा पिलाना चाहिए, कैल्शियम ज़्यादा पिए होगा तो फिर उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, तो मुझे तो याद है कि अम्मा ने हमें जो है ना रात को उठा के कि बेटा दूध पी लो, ये हमने किया हुआ है। क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है? दूध वाकई में आपको हेल्प करता है आपकी हड्डियों को मजबूत करने में? हाँ बिल्कुल, इसमें ये कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कैल्शियम और दूसरा विटामिन डी। दो चीज़ें दे आर बेसिक फॉर योर बोन हेल्थ, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो बोन हेल्थ की मिनरल कंपोजिट है वो कम हो जाता है। तो वो जो मिनरल्स है, कैल्शियम उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कैल्शियम को बोन के अंदर डिपॉजिट करना, कैल्शियम को बोन का हिस्सा बनाना विटामिन डी का काम है, ठीक है। और आपके दूध के अंदर यकीनन जो कैल्शियम है वो इनफ मिकदार में होता है जिससे आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। अच्छा, और दूध का ऑल्टरनेट क्या है? जो मेरे जैसे लोग जो दूध पीते ही नहीं है, बचपन से ही मैंने नहीं पिया हुआ, तो फिर उनकी हड्डियों का क्या हाल होगा? हाँ, तो अगर दूध बिल्कुल नहीं पीते तो बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे योगर्ट्स है, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, वो भी हेल्प करते हैं। और अगर कोई बिल्कुल ही नहीं इस तरफ जाता तो फिर देन वी मे हैव टू गो टुवर्ड्स सप्लीमेंट्स, आल्सो लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो भी हेल्प करते हैं। मुझे लगा आप कहेंगे कि फिर आप डॉक्टर की तरफ विजिट कर लें, अपना एक टेस्ट करा लें। अच्छा, अलामात बताएं, बेसिकली क्या अलामात होती हैं या अलार्मिंग सिचुएशन होती है, भाई आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एटलीस्ट कोई टेस्ट कराना चाहिए? इसमें जैसे आपने शुरू में कहा कि ये एक साइलेंट डिजीज़ है, तो आपको यूजुअली इसकी अलामत नहीं आती अनटिल एन इवेंट हैपन्स। और इवेंट क्या हो सकता है कि आप गिरे हैं खुदा न खासा और आपकी मेजर बोन फ्रैक्चर हो गई है, या फिर ये होता है कि व्हेन यू टर्न ओवर 50 और आहिस्ता आहिस्ता आपके घर वाले कहते हैं जी माँ जी जो है ना उनकी हाइट पहले से कम हो गई है। अच्छा। थोड़ा सा उन्होंने चलते चलते थोड़ा सा ड्रूपिंग आ गई है, ठीक है। ये चीज़ शो करती है कि उनकी स्पाइन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर स्पाइन के अंदर आ रहे हैं, जिसके अंदर जिसकी वजह से उनका जो पोस्चर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। मुझे समटाइम्स लगता है कि मेरी हाइट थोड़ी कम हो रही है, फिर मुझे रियलाइज होता है कि नहीं बच्चे लंबे हो गए हैं जिसकी वजह से मुझे, तो आप बिल्कुल आप रिलेटिव फील कर रही होंगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ओवर 50 स्पेशली वुमेन के अंदर ऐसा होता है कि जो उनकी जो पोस्चर वो थोड़ा ड्रूप हो जाता है, हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, या इवन बैक पेन, जो नई बैक पेन शुरू हो रही है, जिसको यूजुअली मतलब लेस देन 50 अगर बैक पेन नहीं होती और एक न्यू बैक पेन स्टार्ट हो गई है, दैट मे बी एन इंडिकेशन कि कोई ऑस्टियोपोरोटिक स्मॉल फ्रैक्चर्स है। अच्छा, वी आर आउट ऑफ टाइम। एहतियात क्या करनी चाहिए जो इस बीमारी के अंदर, उनके लिए क्या क्या एहतियातें हैं? तो रियली इंपॉर्टेंट अपना लाइफस्टाइल, डेली एक्सरसाइज, डेली वॉक, गुड डाइटरी हैबिट्स जिसके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी and also enough sun exposure at least। ये रिवर्सेबल है, ये सब अगर हम कर लेते हैं सारी एहतियात तो रिवर्स हो जाएगी? बिल्कुल, आपकी बोन डेंसिटी जो है वो बढ़ सकती है। और अगर आप एट रिस्क हैं देन यू शुड गेट अ DEXA स्कैन, और अगर उसके अंदर प्रूव हो जाता है कि यू हैव गॉट ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया, देन यू नीड टू गो टुवर्ड्स द सप्लीमेंट्स एंड द ट्रीटमेंट। यानी कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की बीमारियों से बचे रहें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जनाब, बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को चेक करते रहें। अगर कहीं पर दर्द हो रहा है ना, तो पहले तो खुद से कोशिश करें ठीक हो जाए, नहीं ठीक होते तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए, किसी डॉक्टर के पास चले जाइए और अपने टेस्ट करवा लीजिए, ताकि इस तरह की बीमारियों से खुदा न खास्ता अगर आपको है तो आप वक्त पर आपको पता चल जाए और आप इसका इलाज कर सकें। वक्त इसके साथ ही हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।